नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं आपके साथ शेषा ध्वर्यु, मेरे साथ शरद दुबे और अभिषेक हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुट चुके हैं। और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आए। कल मार्केट आवर्स के बाद कई सारे निफ्टी कंपनियों के नतीजे आए, किस तरह के नतीजे रहे। आज भी निफ्टी कंपनियों में 2 कंपनी के नतीजे, उसके किस तरह के अनुमान लगाने चाहिए। कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन 4 बड़े ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले ग्लोबल बाजारों के से किस तरह के संकेत है वहां पर नजर डालेंगे। डाउ 230 अंक दौड़ा, नैस्डैक और S&P 500 भी नए रिकॉर्ड शिखर पर कारोबार करते हुए। याद रखें, कल के सत्र में मैक्रो डेटा आया था अमेरिकी बाजारों में, जिसके चलते अच्छी खासी तेजी अमेरिकी बाजारों में दिखी। गिफ्ट निफ्टी 25,200 के पास और भारत यूके में FTA जल्द। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर यूके और भारत के बीच FTA जल्द ही हो सकता है। उस पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे शो पर। एक्सिस बैंक के नतीजे काफी कमजोर, ADR में करीब 6 से 7% की गिरावट ऑलरेडी दिखी है। जियो फाइनेंशियल के नतीजे मिले जुले, तो कई सारे कंपनियां और कई सारे शेयर्स जो नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। इसके अलावा विप्रो की बात करते हैं, यहाँ पर काफी अच्छे नतीजे दिखे। LTI माइंट्री के अनुमान के मुताबिक नतीजे, तो विप्रो, LTI माइंट्री, एक्सिस बैंक, कई सारे शेयर्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन शरद, सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। और कल मैक्रो डेटा आया, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा, जो काफी अच्छा था और इसी के चलते अमेरिकी बाजारों में कल तेजी भी दिखी। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीषा। आज जो है एक अच्छा कॉमन पॉइंट है कि हम ट्रम्प से नहीं शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। मैक्रो डेटा पे जो है इंटरेस्टिंग नंबर्स देखने मिले हैं। और इंटरेस्टिंगली आशीषा ये भी बता दें कि मैक्रो डेटा के अलावा अर्निंग्स पे अब फोकस आ रहा है, यानी कि बाजार अब फंडामेंटल्स को देख रहा है। ये जितना भी ट्रेड टैरिफ का इशू था सब डिस्काउंट किए हुए हैं। अब जो भी अनाउंसमेंट आता है शायद उतना बड़ा मूवमेंट बाजार में नहीं देखने मिलेगा। लेकिन अमेरिकी बाजार पे भी अगर बात करें तो यहाँ पे देखें, डाउ जोन्स और आपके कह सकते हैं S&P 500, नास्दाक, सब में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। डाउ जोन्स से लगातार दूसरे दिन तेजी आई है, लगभग 230 अंकों की तेजी पर जो है बंद हुआ है। रिकॉर्ड हाई लेवल्स की भी अगर हम बात करें तो नास्दाक और S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे बंद हुआ है। और वो जो है दिखाता है कि स्ट्रेंथ कितना है अमेरिकी बाजार में। और ऑफकोर्स अर्निंग स्पेसिफिक भी अगर न्यूज़ फ्लो की बात करें तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ रही है, क्योंकि जो हेडलाइन अर्निंग्स है वो धीरे धीरे करके अच्छे नतीजे लाने लगे हैं। अगर हेडलाइन अर्निंग्स की अगर बात करें तो ऑफकोर्स पेप्सी को 7 से 7.5% बढ़ गया। वही यूनाइटेड एयरलाइंस यहाँ पे भी अप मूव आई। डोमेस्टिक फेसिंग लीजिए या इंटरनेशनल फेसिंग लीजिए, दोनों ही सेगमेंट्स में US मार्केट्स में अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं। ऑफकोर्स इनके फ्यूचर्स की भी बात करें तो फ्यूचर्स में भी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और 2 अहम मैक्रो डेटा है, दोनों ही जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। US की रिटेल सेल्स की बात करें तो 0.6% का ग्रोथ आया है, अनुमान था कि ये 0.1% रहेगा। तो मैक्रो डेटा सबसे पहला ठीक बैठा। जो जॉबलेस वीकली क्लेम से लगातार 5वें हफ्ते से जो है गिरावट देखने मिल रही है, तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसपे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इसके बाद जो है कमेंट्री क्या आ रही है, क्या एक रेट कट होगा फेड के तरफ से, क्योंकि मैक्रो डेटा में स्ट्रेंथ आ रही है। और ऑफकोर्स अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ देखने मिली है, तो इस पे भी जो है चर्चा ज़रूर रहेगी। और जो वीकेंड की बात करें तो कुछ खास अनाउंसमेंट ट्रम्प से नहीं आया है। तो अगर सैटरडे संडे कोई ट्रेड डेवलपमेंट आता है भारत को लेके या ग्लोबली, तो उस पर जो है ऑफकोर्स बाजार के अगले ट्रिगर्स देखने वाले हैं। उसके अलावा जो है ऑफकोर्स हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड में क्या मूवमेंट आ रहा है। गोल्ड की बात करें तो थोड़ा सा सेफ हेवन जो डिमांड होता है उसका जो है कह सकते हैं मेन पॉइंट थोड़ा वेन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब कि गोल्ड प्राइजेस की अगर हम बात करें तो थोड़े से फ्लैटिश रेंज बाउंड पे, कॉमेक्स पे बात करें तो 3345 लेवल्स पे है। वही अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये भी जो है एक लेवल पे है। और ग्लोबल जिस तरह मिडल ईस्ट के टेंशन आ रहे उसको लेके जो है ज़रूर यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने मिल रहा है। सोने पे अब देखें तो आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई है कच्चे तेल की, यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट आ रही है। ब्रेंट क्रूड $69.5 पे है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में बात करें तो यहाँ पे ड्रोन हमले हुए, तो यहाँ पे सप्लाई का असर है, पर इतना भी मेजर अपमूव नहीं है।
तो अभी भी लार्जली कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस अभी स्टेबल है। लेकिन हाँ, डॉलर इंडेक्स एक चिंता की आंकड़ा ज़रूर है, ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए नेगेटिव रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे थोड़ी देर में अभिषेक भी बताएंगे कि एफआईज में जो पिछले 2 सेशन से सेलिंग आ रहा था, यूएस बॉन्ड यील्ड स्टेबल है। तो लार्जली ग्लोबल क्यूज अभी स्टेबल आ रहे हैं। ऑफकोर्स थोड़ी सी मिले जुले संकेत एशियन मार्केट से आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश टू ग्रीन ओपनिंग देखने मिल सकती है, और अभी भी 25,200 लेवल्स का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे शायद खुल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सपाट रह सकती है। एक और दिन कंसोलिडेशन का आ सकता है, और इस पे जो है बाजार की पूरी नज़र रहेगी। लेकिन नेट नेट अभिषेक, ग्लोबल क्यूज जो है स्टेबल हैं, भारत के लिए भी जो है ओवरऑल स्टेबल लग रहे, चिंता की कोई बात नहीं है। अब पूरा फोकस अर्निंग्स पे रहेगा, एटलीस्ट फ्राइडे सैटरडे संडे निफ्टी हैवी वेट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ग्लोबल बाजारों से इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए, एशियाई बाजारों से भी ठीक ठाक संकेत, और गिफ्ट निफ्टी सपाट ही ओपनिंग के संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। करीब 10 अंक चढ़कर 25,180 के आसपास कारोबार करता हुआ। याद रखें, कल के सत्र में सेकेंड हाफ में गिरावट दिखी थी, लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत, लेकिन कई सारे नतीजे आए तो मार्केट में उसके दम पर काफी एक्शन दिखेगा। लेकिन एफआईआई डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए हैं, किस तरह की बिकवाली और खरीदारी दिखी, अभिषेक बताएं किस तरह के ट्रेंड्स यहां पर नजर आ रहे हैं। आशीषा, शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, एफआईज से संकेत थोड़ी सी कमजोरी की है, और आप देखिए लगातार बिकवाली हो रही है। कल भी कैश में 3,694 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, और कैश के अलावा स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, वहां पर भी बिकवाली के आंकड़े हैं। और टोटल अगर आप मिला दें तो करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईज की तरफ से हुई है। तो एफआईज भी थोड़े से वेट इन वॉच वाले मोड में है। एफआईज आपके ना मैक्रोस को कोई तवज्जो दे नहीं रहे हैं, और ये साफ तौर पर दिख रहा है। आपके घरेलू फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ग्रोथ आपके यहाँ है। भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए महंगाई काफी नीचे है, रेट कट यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन इसको फिलहाल के लिए एफआईज थोड़े से दरकिनार कर रहे हैं। और एफआईज का भी फोकस ये है कि अर्निंग्स किस तरह के निकल के आती है। और अभी जो हम लोग दिखा रहे हैं अर्निंग का जो स्कोर कार्ड, अभी सॉलिड नतीजे, अनुमान से बेहतर नतीजे, उसका खाता खुला नहीं है। या तो नतीजे हम देख रहे हैं कि कमजोर आए हैं, या फिर इनलाइन आए हैं। 4 नतीजे अनुमान से कमजोर आए हैं, 3 आए हैं इनलाइन, यानी कि अनुमान के मुताबिक। ये पिक्चर सामने है। तो इस पिक्चर पर ना एफआईज की भी नजर है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से जो बाइंग का रुझान होना चाहिए वो लौट नहीं रहा है। बाकी दूसरी एक चीज और है जो एफआईज को रोक रही है। देखिए, डोनाल्ड की डेलीगेशन की ट्रेड डील को लेकर, लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है, इसको लेकर भी थोड़ी चिंता तो है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम भारत के साथ डील करेंगे, अच्छी डील हम करेंगे, इंडोनेशिया की तर्ज पर डील करेंगे। क्या 26% का जो टैरिफ था वो घट के 15-16% के रेंज में आएगा? बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 10 से 15% के बीच में कोई सहमति बन सकती है टैरिफ को लेकर। लेकिन जब तक फाइनली कुछ हो नहीं जाता है ना, तब तक आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि नहीं ट्रंप खुशखबरी ही देंगे। ट्रंप सरप्राइज करने के लिए जाने जाते हैं। आप कुछ भी उम्मीद करके चलिए, ट्रंप उसके विपरीत जाते हैं। तो जब तक कुछ हो न जाए तो ये एक हैंगओवर थोड़ा सा बना रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना एक रोड ब्लॉक के तौर पर काम करेगा। तो ये चीज परेशान कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए कि आज रिलायंस के नतीजे आएंगे, देश की सबसे बड़ी कंपनी। कल हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर आएंगे। तो ये जो हफ्ता है ना, बड़ा क्रूशियल है। अब सोमवार बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है, क्योंकि सोमवार तक को हम देखेंगे कि लगभग 1/3 निफ्टी की अर्निंग वो निपट जाएगी, और उसका रिएक्शन सोमवार को दिखेगा। तो शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, और एफआईज थोड़ा सा साइडलाइन पर हैं। डीआई सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये है ना कि 2 पहिए हैं, एक पहिया चल रहा हो, एक पहिया थोड़ा सा जाम अगर हो तो फिर आप तेज रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे। बाजार वीक नहीं है, लेकिन बाजार यहां से और मजबूत होगा। उसके ट्रिगर्स फिलहाल बाजार में आ नहीं रहे हैं, और कंसोलिडेशन का जो फेज है बाजार के लिए वो लगातार जारी है। एक चीज बस अच्छी है, जो हम कल कह भी रहे थे कि एफआईज कितना बेचेंगे। अब मतलब 18% पर उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग हो गई थी, वो होल्डिंग धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। मतलब कल 18% थी, वो 20% के ऊपर निकली है। हालांकि अभी भी शॉर्ट काफी ज्यादा है,
80% एफआई शॉर्ट है। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो अब ये 20% के ऊपर आ गई है। थोड़ी सी बाइंग हुई है, ज्यादा उसको लेकर उत्साहित होने वाली चीज नहीं है, बट ये है कि हाँ, थोड़ी सी राहत के संकेत आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अभी भी जो उनकी शॉर्ट्स है ना, और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें तो करीब 1,35,000 है, रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही है। तो एफआईज के पास यहां से गुंजाइश होगी। देखिए क्या है ना कि अर्निंग अगर मजबूत आ गई ना तो गेम अचानक से बाजार में आप पलटते हुए देखेंगे। और ये जिस जोन में निफ्टी जाके फंसा हुआ है, या फिर निफ्टी बैंक को हम देख रहे हैं कि 57,200-300 के आसपास जाके जो फंस रहा है, एक चाल हम तेजी की देखेंगे। तो बहुत ही क्रूशियल दिन आज का है, और आज के बाद कल का सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शनिवार तो है, लेकिन 2 अर्निंग्स ऐसे आएंगे जो बाजार की कहीं ना कहीं तकदीर और निफ्टी बैंक के लिए तो बहुत क्रूशियल। क्योंकि निफ्टी बैंक में अकेले हम देखेंगे कि जो वेटेज है वो है करीब करीब 55% के आसपास का, अगर आप आईसीसी बैंक को और एचडीएफसी बैंक को मिला दें तो। और एफआईज के लिए भी वो ट्रिगर का काम करेंगे। एफआईज का जो निवेश जो मेजॉरिटी वाला आता है, कहां पर आता है? वो या तो आईटी में आता है या फिर बैंकिंग में आता है। अब देखिए विप्रो के नंबर्स अच्छे आए हैं तो, और नेस्डेक रिकॉर्ड हाइस पर है। उम्मीद करके चलेंगे कि आईटी थोड़ा बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो एक्सिस बैंक के कमजोर नतीजा है ना, वो सेंटिमेंटल इंपैक्ट डालेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक दिशा तय कर देंगे आईसीसी बैंक की या फिर एचडीएफसी बैंक की, बट सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर डालेंगे। अगर गिरावट आती है तो थोड़ा सा प्रेशर हम देख सकते हैं। तो आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है, और इस पर एफआईज भी नजर रख के चल रहे होंगे। एफआईज पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिषेक ने कही, और जो चर्न है आईटी सेगमेंट में क्या दिखेगा, या बैंकिंग में थोड़ी सी जो है इनिशियल ट्रेड में जर्क देखने मिलेगी, उस पर भी नज़र रहेगी। और इंडेक्स के हैवी वेट्स जो है डिसाइड करने वाले मार्केट के कोर्स ऑफ एक्शन अगले हफ्ते में। ऑफकोर्स अगर ग्लोबल क्यूज या ट्रंप से कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ जाता है तो उसमें भी मूवमेंट आएगी। लेकिन निफ्टी की बात करें तो कल जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डेज लो के आसपास बंद हुआ था, 25,100 लेवल्स के ऊपर था। लेकिन फिर भी अब देखें तो गिरावट देखने मिला 100 पॉइंट्स का। यहाँ पे जो है आज क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी के लिए? और अभिषेक देखिए फ्राइडे जो है बड़े अर्निंग्स आने वाले हैं। ऑफकोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस दोनों मार्केट आज के बाद आने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्रेड लाइट की पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्या रेंज नंबर्स होने चाहिए, ज़रा बताएंगे? शरद बिल्कुल, देखिए या तो आप बिल्कुल हल्का ट्रेड करें हल्की पोजीशन के साथ, या मैं कहूंगा कि अगर आज के सत्र को छोड़ भी देना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मंडे का जो सत्र होगा या तो बड़े गैप से बाजार खुलेगा, मतलब ऊपर की तरफ, या फिर गैप डाउन के साथ खुलेगा। क्योंकि एचडीएफसी बैंक के और आईसीसी बैंक के रिलायंस के नतीजों का असर दिखेगा। रिलायंस आज बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे पेश करेगी। देखिए एफआईज थोड़ी सी दूरी बना के रखें। एफआईज का भी हो सकता है कि पार्टिसिपेशन या फिर उनकी एक डिसाइसिव स्ट्रेटजी हम सोमवार को देखें। कल बाजार में जो गिरावट आई शरद, उसके ना कोई बहुत खास वजह नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई ग्लोबल संकेत कोई बहुत कमजोर थे या फिर अर्निंग को लेकर कोई बहुत निराशाजनक तस्वीर थी। टेक महिंद्रा के नतीजे तो मिले जुले ही आए थे, फिर भी हमने शेयर पर कल प्रेशर कल के सत्र में देखा। वैल्यूएशन वाली चर्चा हो रही है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, और कल सिटी ने डाउनग्रेड भी किया था भारतीय बाजार को और कोरिया को, और उन्होंने चाइना को अपग्रेड किया। वैल्यूएशन वाला कंसर्न जाहिर किया था। 23 के आसपास निफ्टी का पीई है, एक वो कंसर्न बन सकता है। लेकिन अर्निंग अगर आपको सपोर्ट करें तो फिर वो वैल्यूएशन वाली चीजें भी ना फिर धीरे धीरे किनारे हो जाएंगी। और तो पूरा का पूरा आज का दारोमदार हम देखेंगे टिका हुआ है। शाम को रिलायंस के नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कैसे आते हैं। ये विप्रो और एक्सिस बैंक, ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है आईटी की विप्रो, और चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक। नंबर्स इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये बहुत ऐसे इंडेक्स मूवर्स नहीं है। तो ये क्यूज का काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत बाजार को ऐसे हिलाने का काम नहीं करेंगे। बट देखते हैं कि अब आईसीसी बैंक पे और एचडीएफसी बैंक में आज किस तरह का आज हम प्रदर्शन देखेंगे। क्योंकि आईसीसी बैंक के शेयर में कल भी हमने करीब करीब 1% के आसपास की वीकनेस देखी, और जो प्रेशर जो बना निफ्टी बैंक पर 350 के आसपास से जो गिरावट आई, उसमें एक्सिस बैंक आईसीसी बैंक का बड़ा हाथ था। क्या आईसीसी बैंक फिर से कमजोर होगा नतीजों से पहले, ये देखने वाली चीज होगी। अगर ऐसा होता है तो बाजार पर निश्चित तौर पर आप प्रेशर बनते हुए देखेंगे। एक और चीज हम देख रहे हैं कि ऑप्शन राइटर्स ने बाजार को पूरा दम जकड़ के रखा हुआ है। कल बाजार को उन्होंने अपने चंगुल से बाहर जाने ही नहीं दिया, और जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 20 डीएमए का 25,232। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का शॉर्ट टर्म में ये काम करेगा।
इसके ऊपर अगर निकल के बाजार स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम देखेंगे कि फिर 25,300 25,400 तक मामला थोड़ा खुलता हुआ दिखेगा। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, 25,232 ये है 20 डे का EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज की अगर हम सत्र की बात करें शरद, तो जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए वो है 25,100 से लेकर 25,000। मैं एक रेंज दे रहा हूं 100 पॉइंट की, ये सपोर्ट रेंज है। रेजिस्टेंस की बात करें 25,200 पर मुझे लगता है बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस होगा। 25,232 तो 20 डे DMA है ही, वो भी आप अपने ध्यान में रख के चल सकते हैं। और कंसोलिडेशन से अगर बाजार को निकलना है तो दिशा देंगे नतीजे। ऊपर चलना है तो नतीजों का बूस्टर जरूरी है बाजार के लिए, लेकिन अगर नतीजों पर हम निराशा अगर देखते हैं रिलायंस में या फिर ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो बाजार में आप गिरावट के लिए भी तैयार हो जाइए। इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वहां से वो 24,800 का दिख रहा है फिलहाल बाजार के लिए। और अगर ऊपर अगर चलना है तो 25,250 इसको पार करना फिलहाल ये क्रूशियल लग रहा है। लेकिन आज भी हम देखेंगे कि मुझे लगता है कंसोलिडेशन वाला जोन ही बाजार में कायम रहेगा। लाइट ट्रेड करना है, कम ट्रेड करना है, और अगर हो सके तो इंडेक्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेड अगर नहीं बन रहा है, तो इंडेक्स आज ट्रेड मत कीजिए, बहुत ही रिस्की होने वाला है अगर आप आज कुछ ट्रेड लेकर जा रहे हैं तो। नजरिया निफ्टी पर और कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। याद रखें कल के सत्र में निफ्टी करीब 110 अंक फिसलकर 25,110 के लेवल के आसपास बंद हुआ था। बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस दिखा था, आधे % से ज्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक में कल के सत्र में दिखी थी। करीब 350 अंक फिसलकर 56,830 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक बंद हुआ था। अभिषेक, निफ्टी बैंक पर आज कई सारे एक्सिस बैंक के नतीजे आए जो काफ़ी कमज़ोर थे। ऑलरेडी AGR में करीब 6 से 7% की गिरावट दिखी है, तो उसका इम्पैक्ट भी निफ्टी बैंक पर दिखेगा। लेकिन कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए आज? आशीषा, बिल्कुल देखिए आज इंपॉर्टेंट काफ़ी होगा। निफ्टी बैंक में वैसी कोई कमजोरी रही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे, अगर टेलविंड्स अगर आप देखें तो कंजम्पशन को लेकर देखिए माहौल अच्छा है। सरकार ने टैक्स कट किया, उसके बाद हमने देखा कि राहत दी, इंटरेस्ट रेट घटा के बैक टू बैक RBI की तरफ से हम देख रहे हैं कि रेट कट्स आ रहे हैं। इस साल में 1% का रेपो रेट में कट हो चुका है और धीरे धीरे ट्रांसमिशन की शुरुआत भी हो गई है। लिक्विडिटी के फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं। क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद है। हाल फिलहाल जो खबरें आई हैं, मतलब अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, वो भी अच्छी हैं कि HDFC बैंक ने कहा कि वो बोनस इशू पर विचार करेंगे 19 कल नतीजों के साथ साथ। SBI की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए का FP उनका ये QIP आ गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज का सत्र बस आप वेट कर लीजिए, जो करना होगा वो सोमवार को करें तो बेहतर है, क्योंकि चीज़ें साफ हो जाएंगी। थोड़ा इंडिकेशंस तो कमज़ोर हुई हैं एक्सिस बैंक की तरफ से, क्योंकि हर पैरामीटर पर कमज़ोर नतीजे। आप देखिए मुनाफे पर डेंट आया है 4% का, एसेट क्वालिटी वीक हुई है एक्सिस बैंक की, प्रोविजनिंग 94% बढ़ी है। तो कुछ अच्छी चीज कोई दिख ही नहीं रही है एक्सिस बैंक के नतीजों में, तो ये एक इंपैक्ट डालेगा। हालांकि हमारे जो Q1 के अपडेट्स आए थे ना, वहां पर कोई बुरी चीज नहीं दिखी थी, वो अच्छे ही आए थे, चाहे हम फ्रंटलाइन बैंकिंग की बात करें या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंकों की बात करें। लेकिन आज वेट कर लीजिए, और हमने बार बार कहा है कि निफ्टी बैंक के लिए जो क्रूशियल जो सपोर्ट है 56,500 का, 56,500 का सपोर्ट आज भी अपने आप स्क्रीन पर लगा के अपने दिमाग में रख के चलिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,200 यहां देख रहे हैं कि बार बार जाके निफ्टी बैंक अटकता है और ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन एक राइडर इसमें यह भी है कि आज का सेशन आप वेट कर लीजिए। बेहतर ये होगा कि आप आज का सेशन दे दीजिए। अब जो भी करना है आप कीजिए सोमवार को। वैसे भी रिकॉर्ड हाइस के आसपास ये निफ्टी बैंक, कोई ऐसी दिक्कत रही नहीं है। लेकिन यह है कि अब सेंटिमेंट्स का भी बाजार में ध्यान रखना पड़ता है, और सेंटिमेंट क्रूशियल इसलिए भी थोड़े से आज हो गए हैं क्योंकि आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। ओवरनाइट कुछ लेकर जाने में 2 दिन का रिस्क क्यों लेकर जाना, छोड़ दीजिए। अगर मे बी
अगर खराब नतीजे अगर बाकी दोनों बैंकों के भी आ गए तो आप एक क्रैक भी देख सकते हैं। अब वेटेज का खेल ही ऐसा है, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इन दोनों बैंकों के चलते। 55% तो अकेले कमांड करते हैं एक्सिस बैंक, ये आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक मिलकर, तो इनको डिसाइड करने दीजिए। एक्सिस बैंक ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई ट्रिगर का काम करेगा या फिर इसी की तर्ज पर आईसीसी और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे। वो बहुत बड़े बैंक है स्केल में, साइज में, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट आ सकता है। तो आज आईटी वाला खेमा बाजार को हो सकता है सपोर्ट देने का काम करे, क्योंकि नेस्डेक रिकॉर्ड हाइस पर है, विप्रो से संकेत अच्छे आए हैं, और बैंकिंग आईसीसी बैंक के चलते हो सकता है कि थोड़ा खींचने का काम करे। तो बाजार के लिए कशमकश वाली स्थिति, एक रस्साकशी वाली स्थिति बाजार में आज हम देख सकते हैं, और कंसोलिडेशन का जो फेज है आज भी पूरी तरह से बाजार को अपने ग्रिप में रखेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक पुश एंड पुल जो है रहने वाला है बैंकिंग स्पेस से, कुछ पॉजिटिव जो है मूवमेंट आईटी स्पेस में देखने मिल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स हम बता देते हैं। आज मार्केट आज के बाद रिलायंस का रहेगा निफ्टी हैवीवेट और जेएसडब्ल्यू स्टील, और कल जो है ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक रहेंगे। तो इसका मतलब अगर आप कोई ट्रेड पोजीशंस नहीं लेते या बहुत लाइट रखते हैं तो भी ठीक रहेगा। अर्निंग्स को ट्रैक करिए मार्केट आज के बाद वीकेंड में, और ओवरऑल वीकेंड भी एंजॉय करिए, कोई ज़्यादा एक्शन ना लें। ये ऑफकोर्स जो है इम्पोर्टेंट राय है। और इसके अलावा हमारे साथ दो अहम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश जुजारे पृथ्वी फिनमार्ट से और सीए तपन दोषी, दोनों की जो है गुड मॉर्निंग। तपन जी, आपसे भी शुरुआत करते हैं कि मार्केट से जो है अहेड ऑफ इम्पॉर्टेंट अर्निंग्स जो है किस तरह आप देख रहे हैं मार्केट प्ले आउट कर रहा है। और ऑफकोर्स अगर बात करें तो इंडेक्स हैवी वेट्स खास करके रिलायंस से शुरू करते हैं, आज इनके अर्निंग्स आने वाले हैं, तो स्टार्ट करते रिलायंस से ही कि कैसे एक्सपेक्टेशंस रहने वाले हैं। देखिए, अगर आप रिजल्ट देखें ओवरऑल ना, अभी तक जो आए हैं वो इतना एंकरेजिंग नहीं है जिस तरह से आईटी के रिजल्ट आए। ऑफ कोर्स कल विप्रो एलटीएम एंट्री के ठीक ठाक थे, लेकिन जो बैंकिंग का जो एक एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। ऑफ कोर्स उन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजन लगाया, इसलिए हमने एमपीए ज्यादा देखा है, लेकिन वो सेंटीमेंट में डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। और मैं टोटली एग्री करता हूँ अभिषेक जी और आप शरद जी, जैसे आपने बोला ना कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि क्या होता है कि ये एक सेंटिमेंटल कैसा डाउनटर्न आ सकता है बैंकिंग के लिए, अगर ये वीकेंड में अगर आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईएफसी बैंक भी वैसे रिजल्ट दे। देखिए, लगता दोनों इंटर रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आ सकता है। तो वन हैज टू सी द रिजल्ट, क्योंकि ये अभी तक के रिजल्ट तो उतने खास आए नहीं है, जितना सोचा था उससे तो थोड़े नीचे मुझे लग रहे हैं। और आगे जाके कंजम्पशन और एफएमसीजी और ऑटो, उनके सबको टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स एनबीएफसी के थोड़े ठीक ठाक आने चाहिए, लेकिन लेट्स सी, उसमें अभी टाइम है। तो थोड़ा है ओवर और निफ्टी में थोड़ा प्रेशर रहेगा। जब तक रिलायंस की बात करें तो ऑफकोर्स रिलायंस एक हैवी वेट है, तो उनका रिजल्ट कैसे आता है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। इस बार अगर हम लोग बात करें तो होपफुली अच्छा रिजल्ट काउंट भी करे। और लेकिन वो जो सेंटिमेंट इंपैक्ट आया था कि जियो का जो लिस्टिंग होने वाला था इस साल, वो शायद ना हो, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कुछ वहां कमेंट में क्या आ रहा है। लेकिन हाँ, वो भी एक बहुत ही इम्पैक्ट करेगा मार्केट पे कि यहाँ से कैसे होगा। लेट्स सी, होपफुली रिलायंस का रिजल्ट ठीक है, और आई थिंक मंडे ट्यूसडे में हमें काफी हद तक पता चले, खास करके बैंकिंग साइड से कि रिजल्ट कैसे है, फिर आई थिंक पोजीशन आप ले सकते हैं। तो नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ये नज़रिया आता हुआ, और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स भी हमें आज के सत्र में दिखेंगे। हरीश जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। इंडेक्स लेवल पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी, और कोई ओपनिंग स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो आप हमें दे पाएंगे? मॉर्निंग अशेषा, और पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। अगर देखा है तो कल के ट्रेडिंग से ऑलमोस्ट लो के आसपास बंद हुआ था निफ्टी। आज के लिए मुझे लग रहा है कि देखिए क्रूशियल सपोर्ट्स के आसपास मूव हो रहा है ट्रेड निफ्टी। जो 25,000 का लेवल है आंकड़ा, ये क्रूशियल लेवल रहेगा, बना रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल जो है इसके ऊपर टिका हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट का कवरिंग आ सकती है, माया पुल बैक भी देखने मिल सकता है। लेकिन इसके नीचे फिसलता है इंडेक्स, तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प सेल ऑफ आउट देखने मिल सकता है, जो कि 24,800 850 लेवल्स तक नीचे की ओर खींच सकता है निफ्टी को। तो ओवरऑल अभी आज के लिए मुझे लगता है कि 25,000 का एक क्रूशियल आंकड़ा रहेगा, उसको देखना जरूरी है कि अगर होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है कि पुल बैक बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए
एफआईएस का अगर लॉन्ग शॉर्ट का पोजीशन देखते हैं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स हाईएस्ट है अभी, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ से थोड़ा बहुत अगर शॉर्ट कवरिंग देखने मिलता है तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में भी एक रिलीफ रैली देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा आज के लिए। जो 25,000 का लेवल है मेरे लिए बहुत क्रूशियल रहेगा आज की ट्रेडिंग सेशन पे। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में एक राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन बना था। कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स के आसपास आके क्लोज किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 56,750 लेवल से क्रूशियल बने रहेंगे आज के लिए। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में उसके नीचे खुलता है और सस्टेन होता है तो और फर्दर सेल ऑफ देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देखते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। मुझे लग रहा है कि उसमें 2-3 स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला एक स्टॉक है मेरा केईआई। देखिए केईआई इंटरनेशनल एक कंसोलिडेशन से निकल के बाहर और 200 ऊपर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि केईआई एक बाइंग का स्टॉक रहेगा और टारगेट्स बनेंगे मेरे हिसाब से 3930 का। ये केईआई इंडस्ट्रीज हमारे कवरेज में नहीं है तो हम ये स्टॉक विस्तार में चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपने दिए। लेकिन और कोई स्टॉक अगर आप हमें दे पाए उसके अलावा, हरीश जी? बिल्कुल आशीषा, मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा हीरो मोटर कॉर्प में। अगर हीरो मोटर कॉर्प की चार्ट स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो देखिए कंसोलिडेशन में था और 2-3 दिन पहले कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है और स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि अपसाइड के ऊपर रैली के लिए तैयारी कर रही है और कल के 2-3 दिन से वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा गेन होते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हीरो मोटर कॉर्प बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे भी और 4650 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4330 का। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी की राय आती हुई और इंडेक्स लेवल पर हीरो मोटोकॉर्प पर 4650 के टारगेट और 4330 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया हमें हरीश जी ने दिया। लेकिन खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर कई स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शरद बताएं, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं, किस तरह का रिएक्शन दिखेगा आज? ये बिल्कुल नतीजे जो है ऑफ कोर्स आशीषा देखे तो एडीआर जीडीआर ये सारे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आती है पहले से ही हमें बता देते कि मार्केट आज के बाद क्या मूवमेंट आएगा। विप्रो की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स था, लेकिन देखा जाए तो पैट अबव एस्टिमेट्स आए, कमेंट्री अच्छी आई है। और अगर हम बात करें एडीआर्स की तो उसमें एक सिग्निफिकेंट जंप आया, अप मूव पॉजिटिव साइड में है। तो ऑफ कोर्स आज आईटी स्टॉक्स को लेके जो है एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। वही एक्सिस बैंक की बात करें तो कहानी अलग है। वीक Q1 नंबर्स देखने मिले हैं, एनआई पैट दोनों ही एस्टिमेट के नीचे देखने आए हैं। इंटरेस्टिंगली जो कोर क्रेडिट कॉस्ट होता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली। तो सारे ऑपरेशनल पैरामीटर जो है कमज़ोर आए हैं और उनके जो जीडीआर मूव कर रहे थे वो भी नेगेटिव साइड में थे। एलटीआई माइंड्री लार्जली स्टेबल नंबर्स आए हैं, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। एबिट मार्जिन की बात करें तो एक्सपेंशन हुआ है लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का। 2-3 साल से कंपनी जो था आपको मैक्रो प्रेशर में जो है जूझ रहा था, और अब जो है नए मैनेजमेंट से क्या स्ट्रैटेजी आती है, क्या गाइडेंस रहती है, उस पर भी जो है सवाल उठेंगे। वही IHCL की बात करें तो मिले जुले नतीजे आए हैं। बॉर्डर टेंशन और जो डिलेड फ्लाइट था उसका थोड़ा इम्पैक्ट तो आया है, लेकिन जो ऑपरेशनल पैरामीटर होता है यहाँ पे स्टेबल रहे हैं। और नेट जो है कहेंगे कि नंबर्स जो है पॉजिटिव साइड में ही हैं, लेकिन वैल्यूएशंस पे भी सवाल उठता है तो शायद एक राउंड ऑफ सेलिंग आ सकता है। टाटा कम्युनिकेशंस के कमज़ोर नतीजे हैं, 80% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट में गिरावट आया है। हालांकि कंपनी 1000 करोड़ रुपए रेस करेंगे एनसीडीज़ के ज़रिए, और इस गिरावट की वजह क्या है उस पर जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री भी लाएंगे हम आपको दिन के सत्र में। वही लुपिन की बात करें तो GMP सर्टिफिकेशन आया है ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटी से उनके धबाजा API फैसिलिटी में, लेकिन इनको 4 आपत्तियां भी आई हैं फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस को लेके। तो स्टॉक पे जो ऑफ कोर्स न्यूट्रल या आप कह सकते हैं मिक्स्ड रिएक्शन आ सकता है। सीएट की भी बात करें तो मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। 450 करोड़ रुपए कैपेक्स के तौर पे जो है आपके चेन्नई प्लांट में जो स्पेंड करने वाले, और इंटरेस्टिंगली बता जो रीअपॉइंटमेंट होगा वो अर्नब बैनर्जी का होगा MD CEO के पद पे। तो ये भी जो है स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। टेक्सटाइल स्टॉक्स और लिकर स्टॉक्स, खास करके यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे कि जो इंडिया UK का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अगले हफ्ते साइन हो सकता है।
ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स जैसे कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और कुछ ज्वेलरी स्टॉक्स, इन पे भी जो है जो एक्सपोर्टर्स है उनमें स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। और स्कॉच को लेके जो है कुछ एग्जेम्पशंस रहेंगे, तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी नज़र रखिएगा। ये थीम पे जो है वापस से जो है हम रिविजिट करेंगे अगर आज स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं। जियो फाइनेंशियल, यहाँ पे अगर नतीजे की बात करें तो Q1 में AUM नंबर अच्छा आया है, नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस अच्छा आया है, हालांकि प्रॉफिट लेवल्स जो है कम आए हैं। देखिए जियो फाइनेंशियल को जब भी अभी अब जज करें तो इनिशियली पूरा बिजनेस अब सेट हो रहा है, तो अर्निंग से ज़्यादा इनके स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स पे नज़र रखिएगा। 2 दिन पहले जो है ब्लैक रॉक AMC के साथ उन्होंने अनाउंस किया था कि ये लगभग आप कह सकते हैं कि 18,000 करोड़ NFO के ज़रिए वो जमा चुके हैं। तो एक पोर्शन जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर आ गए, स्टेबल मानिए, लेकिन रिलायंस के क्या अर्निंग्स रहते हैं उस पर भी बाजार की जो है रुख रहने वाली है। HAL की बात करें, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। पहली विंग असेंबलीज जो है LCA के द्वारा L&T की तरफ से आ गया है, और ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट्स डिफेंस के स्पेस से बढ़ रहे हैं, और इजराइल भी इंटरेस्टिंगली अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। तो बहुत सारे भारतीय प्लेयर्स हैं जो इजराइल को भी डिफेंस सप्लाई करते हैं। तो आज सारे डिफेंस खेमे पे भी कुछ काउंटर्स में मोमेंटम या एक्शन देखने मिल सकता है। BDL, HAL, ये सारे स्टॉक्स पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अर्निंग स्पेसिफिक ही है, हम कह सकते हैं अगर 10 में से 7 या 8 स्टॉक्स मैंने बताए सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स पे हैं, और इस हफ्ते भी सिर्फ अर्निंग्स पे ही नज़र रहेगी, ग्लोबली हो या डोमेस्टिकली हो। हरीश, सबसे पहले विप्रो पे आते हैं। एक अच्छा अपमूव जो है ADR में इनके नंबर्स में देखने मिला था, और आज लगता है निफ्टी IT का भी सेटअप की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। तो किस तरह आप देख रहे हैं IT स्पेस में, और खास करके विप्रो पे क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स रहेंगे जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए? हरीश। शरद जी, अगर देखा है तो पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं विप्रो में। अगर विप्रो में देखिए कुछ दिनों के साथ कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपको देखने मिला था, लेकिन ऊपर लेवल्स पे सिर्फ रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक में 265 के अराउंड, तो उसके ऊपर स्टॉक निकल नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कि यह रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा, इसके ऊपर निकलता है तो एक रैली देखने मिल सकता है 275 280 तक। लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी थोड़ा बहुत साइडवेज टू कंसोलिडेशन में ही है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है, ऊपर की ओर बाउंस देखने मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टिकना थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक में 265 से 270 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन्स बने हुए हैं मल्टीपल, तो उस लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक को। और अगर बाई चांस नीचे मिलता है 250 के अराउंड से नीचे, तो वहां जाके बाइंग करने के लिए कोशिश करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा अवॉइड का स्टैंड लूंगा स्टॉक में, विप्रो में। अवॉइड की राय विप्रो के लिए हरीश जी के तरफ से। लेकिन विप्रो का क्या डिटेल्स था अर्निंग्स में, कॉन कॉल में क्या हुआ, गाइडेंस में क्या चेंज आई, और ये ADR ऊपर उठा क्यों, सारे डिटेल्स जो है पुलकित हमें बताने वाले हैं। पुलकित, बताए विप्रो का 360 डिग्री कवरेज क्या है? विप्रो ने अपने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए, और अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 22,135 करोड़ पे रहा, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग -1.7% डाउन है। अगर हम IT सर्विस सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो ये लगभग $2,590 मिलियन के पास रहा, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का सा कम है, अराउंड 0.35%। अगर हम एबिट मार्जिन की बात करें तो ये 17.3% पे रहा, यही अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये लगभग 17.5% के ऊपर था। टोटल डील विंस की बात करें तो ये काफ़ी बढ़ के आया है, लगभग 24% अप रहा पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और लगभग $4.9 बिलियन के पास रहा। एट्रिशन की बात करें तो 15.1% रहा, वहीं पिछले क्वार्टर में लगभग 15% के आसपास था। हेडकाउंट को देखा जाए तो अभी जो टोटल हेडकाउंट आया है वो लगभग 2,33,232 रहा है, वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये 2,33,346 था। अगर हम ET नाउ के एस्टिमेट्स के हिसाब से बात करें तो रेवेन्यू इनलाइन रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रहा एस्टिमेट्स के मुकाबले, और एबिट मार्जिन की बात की जाए तो वो भी इनलाइन ही रहा। कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है Q2 के लिए, तो जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है वो CC टर्म्स में लगभग -1% से +1% के आसपास रह सकती है। जी धन्यवाद पुलकित, विप्रो की जो है फुल कवरेज आपने बताई और रिव्यू भी आपने पेश किया हमारे सामने। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरदेव सिंह। गुड मॉर्निंग अमरदेव सर, यहाँ पे बात करें तो आपके इम्पोर्टेंट टेक्निकल कॉल्स क्या रहेंगी, ज़रा इस पे भी अपनी नज़र दें। जरूर, देखिए मार्केट्स में ओवरऑल हमें एक फिलहाल तो एक प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाई लेवल्स पे थोड़ी सेलिंग आ रही है, दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, और क्वार्टरली अर्निंग्स भी हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट हमें जरूर देखने को मिल रहा है।
तो मार्केट इज लुकिंग फॉर फ्रेश ट्रिगर्स। तो स्टॉक्स की बात करूं तो बैंकिंग स्पेस से एक बंधन बैंक है, क्योंकि बंधन बैंक में हम लोगों ने क्या देखा, एक मेजर करेक्शन इस स्टॉक में ऑलरेडी हुआ है और ऑलमोस्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट लेवल से ये बिलो 200 ट्रेडिंग कर रहा है अभी भी। लेकिन कुछ समय में इसमें जो है कुछ हफ्तों से आई वुड से कि एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिला है और इसमें जो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बन सकती है। करंटली ये 180-85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। इसमें एक स्टॉप लॉस 173 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 209। सेकंड जो स्टॉक है वो फ्रॉम द आई वुड से फार्मा स्पेस है, बायोकॉन, मोर ऑन द आई वुड से टेक एंड फार्मा साइड। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है बायोकॉन की वो काफी अच्छी है यदि मैं इसे देखूं तो, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा रहा है जो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन 400 लेवल्स एंड 300 लेवल्स। तो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक ये है, लेकिन अभी जिस तरह से इसने एक ब्रेकआउट की कोशिश की है तो सस्टेनिंग अबव 400 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 400 के ऊपर ये चलता है तो यदि मैं हिस्टोरिकली स्टॉक को देखूं तो इसने दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2020 उस समय एक हाई बनाया था 487 का। उसके बाद से वो स्टॉक कभी वहां जा नहीं पाया, 191 का भी इसने लो बनाया। अभी इट इज अप्रोचिंग 400 लेवल्स। तो 405 के ऊपर सस्टेन करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ शार्प रैली इन द स्टॉक। तो इस स्टॉक पे ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, जो इंडिकेटर्स हैं वो ओवरऑल पॉजिटिव हैं। तो इसमें कोई शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहे तो बाय कर सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 369 फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 425। और यदि कोई बड़े अवधि तक होल्ड करना चाहता है तो एक बार ये 400-410 के ऊपर सस्टेन करता है देन वन कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बाद इसमें स्टॉक में बहुत अच्छी रैली 15% तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। आइकॉन पे जो है सबसे पहला चॉइस अमरदेव सर का, और इंटरेस्टिंगली बताएं तो बंधन बैंक यहाँ पे भी चॉइस है और आज बंधन बैंक के अर्निंग्स भी आने वाले। एक्सपेक्टेशंस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि निम्स थोड़े डिक्लाइन हो सकते हो, जो MFI सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ी स्ट्रेस ज़रूर आ सकती है। लेकिन बैंकिंग के अलावा एक और अहम निफ्टी अर्निंग्स आया था एक्सिस बैंक का। इसके सारे डिटेल्स वरुण हमें बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रास्ता है वही शहर। राकेश, तू कब आया अभी लाइफ से? अरे वाह ताई, पहचान गई? शहर जाके आँख का ऑपरेशन करा लिया क्या? शहर जाए मेरी जूती, नहीं यही अपने गांव में ही करवा लिया। वो जो सूरज है ना अपना, वो सब कर रहा है। अरे राकेश, अरे वाह छोटी, ये स्कूल में सीखा? इंटरनेट पे। इंटरनेट? हाँ, सूरज भैया है ना। कौन है ये सूरज भैया? आपको उनसे मिलना है क्या? हाँ चलो, वो रहे सूरज भैया। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, हम करके दिखाते हैं। खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। अदानी। स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। और अब जो है हमने आपको कहा था कि एक्सिस बैंक की जो है इंटायर रिव्यू हम पेश करने वाले हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण बताएं एक्सिस बैंक के नतीजे कैसे रहे हैं? वीक साइड देखने मिला और ऑफ कोर्स जो रिएक्शन आए थे इनके GDR में वो भी नेगेटिव साइड पे थी, तो इसकी पूरी डिटेल्स बताएं, कैसे थे अर्निंग्स? निराशा तो चौतरफा है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक पैरामीटर पे निराश किया है, मल्टीपल पैरामीटर है जहाँ पे एक्सिस बैंक ने निराश किया है। सबसे पहले NII की बात करता हूँ। हम वैसे भी अनुमान लगा रहे थे कि 2.5-3% की ग्रोथ होगी, उतनी भी नहीं हुई। 0.8% के आसपास की ग्रोथ जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने मिली। PPOP नो डाउट वहाँ पे अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन मुनाफा आप देखिए करीब 3.8% के आसपास की गिरावट जो है वो कंपनी के मुनाफे में देखने मिला, हमारे अनुमान से काफ़ी कम था। अब मुनाफे में गिरावट का कारण क्या है? स्लिपेजेस, प्रोविजनिंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्लिपेजेस में 70% के आसपास की बढ़ोतरी, प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होते हुए नजर आई और इसका असर जो है कंपनी के मुनाफे पे साफ साफ देखने मिला। ग्रॉस NPAs यहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी, नेट NPAs में भी बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनी का कहना है
कि जो टेक्निकल एडजस्टमेंट इन्होंने किया है अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, जिसकी वजह से ओवरऑल एनपीएस बढ़े हैं एंड जो स्लिपेजेस है वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं एनालिस्ट जो है वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये आखिरी क्वार्टर होगा जब ये आपको इस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलेगा, या फिर आने वाले और क्वार्टर्स में इस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलता है। साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कमी देखने मिली, 3.97% से गिर के 3.8% पे आया। इस पे भी कंपनी का कहना है कि जो टेक्निकल एडजस्टमेंट है उसके कारण आपको इस तरह की गिरावट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिली। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि अभी तक केवल 25 बेसिस पॉइंट का आसपास के रेट कट जो है वही उन्होंने पास ऑन किया है। 75 बेसिस पॉइंट रेट कट जो है अभी पूरे तरह से पास ऑन करना बाकी है। यानी कि इससे एक बात साफ समझ में आती है कि आगे मार्जिन में हो सकता है आपको और भी दबाव देखने मिले। ये तो टेक्निकल एडजस्टमेंट था, लेकिन बाकी भी अगर आप देखेंगे तो एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ लगातार तीसरा क्वार्टर है जहां पे सिंगल डिजिट में रही है, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पैरामीटर पे कंपनी ने निराश किया है, हर एक पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने निराश किया है। और शायद इसी का इम्पैक्ट आपने देखा, कल जीडीआर में गिरावट थी और आज देखते हैं स्टॉक का क्या होता है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया। तो वरुण ने ये भी एक चीज़ हाईलाइट की कि कुछ एडजस्टमेंट किए हैं जिसके चलते नतीजों पर ये असर दिख रहा है। और प्रोविजनिंग एक बहुत ही वहाँ पर देख रहे हैं कि करीब 1400 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 4000 करोड़ रुपए के आंकड़े आए हैं। काफ़ी ज़्यादा उछाल प्रोविजनिंग में हमने देखी है और तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग 190% बढ़ी है। तो एक्सिस बैंक हम देख रहे हैं कि नेट एनपी हो या फिर ग्रॉस एनपी, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा उछाल आया है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या एक्सिस बैंक से संकेत लेते हुए आईसीसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक नतीजों से पहले आज गिरावट दिखाएंगे, या फिर उनकी चाल अलग होगी, उनके फैक्टर्स अलग होंगे? तपन जी गुड मॉर्निंग। एक बार एक्सिस बैंक को लेकर भी आप व्यू शेयर कीजिए, क्या करना चाहिए नतीजों के बाद? आज तो गैप के साथ ही ये खुलेगा, और क्या आपको लगता है कि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक पर भी कोई इसका असर आएगा? जी अभिषेक जी, देखिए एक्सिस बैंक का वन ऑफ द मेन रीजन जो एक्सेलरेटेड प्रोविजन जो लगा है उसके वजह से है। और वो कल मैंने कमेंट भी देखी थी कि उन्होंने बोला कि आई थिंक 2600 करोड़ के आसपास उन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजन लगाया है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें जो बाद में आने वो अभी से ही उन्होंने कवर कर दिया है प्रोविजन में। अब वो वापिस रिपीट नहीं होगा, वैसा वो बोल रहे हैं। अब आगे जाके देखना रहेगा कि कुछ क्वार्टर में क्या वो अगर रिकवरी हो जाए तो वो क्या प्रोविजन रिवर्स हो सकता है, वो एक मेन चीज है। प्लस जो बात इन्होंने की कि ऑलमोस्ट 25% ही सिर्फ रेट कट का जो हुआ है वो अभी तक उन्होंने पास ऑन किया। अभी 0.75 यानी 75 बेसिस पॉइंट अभी बाकी है, तो उसमें नीम का इम्पैक्ट आगे जाके भी आ सकता है। देखो डिपॉजिट ग्रोथ उन्होंने 8 से 10% बताया है, विच इज ओके। मेरे हिसाब से तो 12 से 15% होना चाहिए। लोन ग्रोथ भी 8% बताया है कि शायद हो सकता है अराउंड, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के मार्जिन थोड़ा नॉर्मलाइज होगा। ये जो टेक्निकल वन ऑफ था उसके वजह से इनको डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ है। सो आगे जाके उनका ग्रेजुअली अगर आप डिपॉजिट कैसे किस तरह से ग्रोथ होता है और कासा में किस तरह से रखते हैं, देखो कासा ऑलरेडी उनका 40% पे फॉल हो गया है, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आई थिंक ये वन ऑफ अगर निकल जाता है तो थिंग्स विल स्टेबलाइज नेक्स्ट टाइम। ऑफकोर्स हम लोग इसको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका अलग ही होगा और डायरेक्टली तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये सेंटिमेंटल कह सकते हैं इंपैक्ट आ सकता है। बाकी अगर आप देखो एनआईआई में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आगे जाके थोड़ा प्रेशर है, तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक तो ऑफकोर्स नीचे खुलेगा। वन हैज टू वेट कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी कैसे रिजल्ट, देन जो अच्छा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट देखूं तो खराब लग रहा है, बट ऑफ कोर्स वो प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है, तो वेट एंड वॉच रखना चाहिए। आज जाके तुरंत इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए यहाँ। ठीक है, तो क्या ये वन ऑफ है जो प्रोविजनिंग को लेकर आया एक्सिस बैंक में, और क्या अगले क्वार्टर से स्थितियां बेहतर होती दिखेंगी? ऐसा बैंक का मैनेजमेंट उम्मीद तो जता रहा है। देखते हैं कि क्या एक्सिस बैंक शुरुआती झटके के बाद, एक चीज ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि शुरुआती झटका लगे उसके बाद रिकवरी की कोशिश भी करें। अगर पीछे थोड़ी क्लींजिंग अगर हुई है, अगर आगे अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बेहतर लग रहे हैं, तो मे बी ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच कर लीजिए। अच्छी रणनीति है। आप ये तीनों बैंकों के नतीजे आ जाने, मतलब दो और बैंकों के नतीजे आ जाने दीजिए। सोमवार को चीजें आपके सामने होंगी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक और काम करते हैं, जरा ब्रोकरेज का व्यू समझते हैं कि वो एक्सिस बैंक को लेकर क्या आया है और बाकी कौन से स्टॉक्स को लेकर ब्रोकरेज या तो बुलिश है या फिर बेरिश है।
वरुण हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं ब्रोकरेज की रिपोर्ट लेकर। वरुण गुड मॉर्निंग, बताइए आज कहां पर फोकस रहने वाला है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि नो डाउट हो सकता है कि शुरुआती झटके के बाद आज यहाँ पे एक्सिस बैंक जो है वो शायद टर्न अराउंड होते हुए नजर आए, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, भले मैनेजमेंट कहे कि आगे चल के हालात सुधरेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने एस्टिमेट जो है उनको काट दिया है। सबसे पहले बात करता हूं एंटिक की। यहाँ पे 1300 रुपये का प्राइस टारगेट जो है वो एक्सिस बैंक पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि हर एक पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो मिस देखने मिला है, खासकर क्रेडिट कॉस्ट जो बढ़ा है वो एक दिक्कत की बात है। ये इन्होंने अपना FY 26-27 का अर्निंग्स एस्टिमेट जो है उसमें 8 से 4% की कटौती जो है वो कर दी है। मोतीलाल ओसवाल 1250 का प्राइस टारगेट न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि काफ़ी वीक था कंपनी का ओवरऑल क्वार्टर, और इन्होंने अपने ओवरऑल अर्निंग्स एस्टिमेट FY 26-27 के लिए 8.6 से 5.7% के आसपास की कटौती जो है वो कर दी है, क्योंकि इनका कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है और साथ ही साथ मार्जिन प्रेशर जो है वो आगे चल के आपको देखने मिलेगा। तो जितने ब्रोकरेजेस है उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है उसमें तो फिलहाल कटौती कर दी है एक्सिस बैंक को लेके। अब बात करते हैं विप्रो की। यहाँ पे एंटी का नोट है, टारगेट प्राइस जो है 285 का इन्होंने रखा है और होल्ड की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि खासकर बुकिंग्स जो है वो कंपनी की काफ़ी अच्छी थी, जो कि आगे चल के कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू आउटलुक को सपोर्ट करता है। इन्होंने अपने FY 26-27 के लिए जो रेवेन्यू एस्टिमेट है उसमें 2 से 3% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है कंपनी के अच्छे नतीजों के बाद। खासकर आगे का रेवेन्यू आउटलुक जो है वो अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ अपना जो अर्निंग्स मल्टीपल है उसको 20 से बढ़ा के अब इन्होंने 21 कर दिया है। नुआमा भी होल्ड की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 270 के दे रहा है। इनका कहना है कि डिसेंट क्वार्टर है, और इन्होंने भी अपने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है FY 26-27 के लिए उसमें 4.3 से 1.6% के आसपास की बढ़ोतरी की है, क्योंकि इनको लगता है कि आगे चल के ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब बात करते हैं HDFC AMC। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजों के बाद स्टॉक में 2.5-3% की तेज़ी देखने मिली थी। ब्रोकरेज हाउसेस को नतीजे अच्छे लगे हैं और कुछ ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए भी हैं। एंटिक टारगेट प्राइस दे रहा है 6200 के, खासकर खरीदारी की सलाह। इनका कहना है कि AUM में बढ़ोतरी जो है वो काफ़ी इनको अच्छी लगी है, और इनका कहना है कि कंसेंसस के मुकाबले इनको लगता है कि 10% ज़्यादा ग्रोथ जो है वो कंपनी करेगी FY 26 से 28 में। नुआमा इन्होंने भी खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट में ज़ोरदार बढ़ोतरी की है। 5840 से बढ़ा के 6530 का प्राइस टारगेट अब ये स्टॉक पे दे रहे हैं। अपने अर्निंग्स एस्टिमेट बढ़ाए हैं और खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह दे रहा है, 6400 के प्राइस टारगेट जो है इन्होंने भी HDFC AMC पे दिए, और अपने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिए। तो HDFC AMC पे आप नजर रखिएगा। इंडियन होटल्स एंटी का नोट है, होल्ड की सलाह है, टारगेट प्राइस 750 का ये दे रहा है। इनका कहना है कि FY 26 की शुरुआत जो है इस कंपनी के लिए वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने की मिल रही है, और बाकियों के मुकाबले ये प्रीमियम जो है वो आगे भी कमांड करता रहेगा। वहीं नुआमा होल्ड की सलाह दे रहा है और 648 के प्राइस टारगेट जो है वो यहाँ पे दे रहा है। इनका भी कहना है कि कंपनी के नतीजे जो है इनको अच्छे लगे हैं। ये एडजस्ट कर रहा है FY 26-27 के रेवेन्यू को करीब -0.8 से -1.1 तक, और एबिटा में ये अपने बढ़ोतरी कर रहे हैं FY 26 से 27 के लिए। अब बात करते हैं LTM माइंट्री की। तो यहाँ पे नुआमा का नोट है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है इन्होंने। खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 5200 से बढ़ा के 6200 का दे रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टेडी क्वार्टर है और रिकवरी जो है उसके पाथ पे कंपनी चल चुकी है। एंटिक का नोट है, जहाँ पे टारगेट प्राइस इन्होंने भी बढ़ाया है, हालांकि ज़्यादा नहीं, करीब 100-150 रुपये ही बढ़ाया है। 5725 से बढ़ा के 5875, लेकिन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि मोमेंटम जो है वो इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और नतीजे अच्छे थे। आखिरी में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, और टारगेट प्राइस 2843 का दे रहे हैं। खरीदारी की सलाह है। इनका कहना है कि प्री सेल्स अच्छे हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट आगे आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में मार्जिन इंप्रूवमेंट आगे अच्छे देखने को मिलेगा। और गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने देखा कि अब ये मतलब पहले एक पहचान इसकी थी कि मुंबई की कंपनी है, अभी धीरे धीरे इसने दिल्ली NCR में पैठ बढ़ाया, बाकी राज्यों में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो ये एक और ऐसी कंपनी है जिस पर आप ना थोड़ा सा नजर रख के चल सकते हैं प्रॉपर्टी स्पेस में। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे डिटेल्स देने के लिए और बताने के लिए कि ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है तमाम शेयरों को लेकर। लेकिन इंडियन होटल से शुरुआत कर लेते हैं। इंडियन होटल्स, इसके जो नंबर्स आए हैं वो मिले जुले हैं। हालांकि ब्रोकरेजेस के टारगेट आ रहे हैं 750 रुपए के ही, लेकिन अगर आप कोविड से देखेंगे तो ये शेयर मल्टी बैगर साबित हुआ है। 100 रुपए के नीचे के भाव थे, जो बढ़ते बढ़ते 800-900 की रेंज में गए थे। 753 रुपए का इसका भाव है, इसी के आसपास के टारगेट भी हैं, और जो नतीजे हैं वो मिले जुले हैं। दरअसल हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव रहा, इसके लिए फ्लाइट्स में देरी हो रही थी, ये तमाम चीज़ें चल रही थी, ग्लोबल अनिश्चितताएं भी थोड़ी थी, इसके चलते असर आया।
लेकिन ARR यानी कि एवरेज रूम रेट की बात करें और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम यानी कि रेवपार, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बड़ा ही एक की मैट्रिक्स होता है, ये पॉजिटिव रहा है। इंटिक ने हालांकि 750 के टारगेट दिए हैं, होल्ड की रेटिंग दी है। लेकिन अमरदेव जी, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्या आपको लगता है कि एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद इंडियन होटल्स फिर से चलने के लिए तैयार है? देखिए, इंडियन होटल्स में एक मेजर रैली तो हम लोगों ने जरूर देखी। अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। और यदि मैं कंसोलिडेशन की बात करूं तो कंसोलिडेशन जो है वो एक रेंज में फिलहाल दिख रहा है। नीचे 680 700 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो करीब 860 से लेके समवेयर अराउंड 900 यू कैन से, वो एक रेंज है। तो मतलब समवेयर बिटवीन 700 एंड 900 इस रेंज में फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं दे आर बुलिश, बट जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है जो बेसिकली मोमेंटम सेट करता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वो कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इज इन फॉर कंसोलिडेशन। लेकिन एक अच्छी बात ये जरूर है कि इसमें जब भी कुछ करेक्शन आता है, इट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसा मैंने कहा, 700 इज अ वेरी गुड लेवल वेयर वन कैन लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड में इमीडिएटली रेजिस्टेंस 780 800 है, उसके ऊपर चलता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रैली टुवर्ड्स द स्टॉक, बट मोर और लेस ये फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ मुझे दिख रहा है। कंसोलिडेशन की तरफ इंडियन होटल्स, लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे LTI, माइंडट्री, टाटा कम्युनिकेशंस पे भी कुछ टेक्निकल पिक्स जो है हम लेने वाले हैं। लेकिन चल लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मार्केट लाइव में आपका स्वागत है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ गेस्ट हरीश, तपन और अमरदेव जी भी जुड़े हुए हैं। अगर बात करें तो ग्लोबल क्यूज की संकेत जो है वो पॉजिटिव ज़रूर आ रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी के एक्सपेक्टेशंस है कि बाजार फ्लैट या थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिल सकती है। अब आप बात करें यूएस के मैक्रो डेटा के बारे में, अगर जॉब पोस्टिंग्स है या उनके रिटेल सेल्स के आंकड़े, दोनों ही जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। क्या आगे जाके फेड रेट कट होगा या ओवर द वीकेंड कुछ ट्रेड डील्स के अनाउंसमेंट आएंगे, उस पे हमारी नज़र होगी। और निफ्टी की बात करें तो अब लगभग 25,100 लेवल्स जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ओपनिंग जो है इसके ऊपर हो सकता है। लेकिन अभी जो है आप कह सकते हैं कि मार्केट्स अभी भी जो है कंसोलिडेशन के फेज़ में आज भी रह सकता है, और कहा जाता है कि ट्रेड लाइट भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज अर्निंग स्पेसिफिक लगभग 30% निफ्टी के अर्निंग्स आने वाले मार्केट आवर्स के बाद, फ्राइडे से लेके सैटरडे में ही, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन और टेक्निकल क्यूज़ क्या लगता है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का करंट सिचुएशन में, और आज के लिए सारी डिटेल्स भी बताएंगी हमें शिवांगी। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। अब किस तरह लग रहा है अभी निफ्टी बैंक के जो है टोटल पोजिशनिंग्स? ट्रेड लाइट रखें अभी फ्राइडे और कुछ कैरी ओवर नहीं करें क्योंकि बहुत सारे जो है अनाउंसमेंट्स और इवेंट्स होने वाले हैं, या आज कुछ जो है ट्रेड बन सकता है? गुड मॉर्निंग शरद। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में हायर जोन्स पे थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो इंटैक्ट है। इवन तो सपोर्ट पे स्पाइंग देखने को मिल रही है, बट हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट हम नहीं कर पा रहे हैं। अब कल के सेशन में भी हमने देखा कि 25,250 मार्क्स के ऊपर हम क्रॉस नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वीकली बेसिस पे भी हम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं। बट जो अहम सपोर्ट है पोजिशनल, अगर हम बात करें तो 24,800 का एक अहम सपोर्ट है, वो अभी तक रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो रेंज बाउंड मूव रहेगी, बट थोड़ी प्रेशर इंटैक्ट रहेगी हायर लेवल्स पे। तो इस नजरिए से हम इंडेक्स को देख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा। वहां से हमने अर्लियर दिस वीक भी देखा कि रिबाउंड होते हुए दिखा था मार्केट, तो ये एक अहम लेवल रहेगा सपोर्ट के तौर पे। अपसाइड जो है 350 पे एक हर्डल है। काफी कॉल राइटर्स अपना जोन्स शिफ्ट किए हैं नीचे के लेवल्स पे, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है रेंज बाउंड मूव रहने के। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि PSU स्पेस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ऑफ कोर्स जो हैवी वेट स्पेस के स्टॉक्स है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हुए दिख रहे थे, बट अभी फिलहाल भी हम देख रहे हैं PSU स्पेस स्टॉक्स टिके हुए हैं हायर लेवल से।
बट बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि पूरे हफ्ते के गेन्स को कल के एक सेशन में बैंक निफ्टी ने वाइप आउट करते हुए दिखा है। बट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हम 56,500 के सपोर्ट को एक मेक और ब्रेक जोन की तरह देखें। अपसाइड 57,250 के लेवल्स के लिए अपसाइड कैप्ड है दोनों ही इंडाइसेस में, तो उस हिसाब से हम ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपसाइड कैप्ड है, तो वेट एंड वॉच की रणनीति है, लार्जली टेक्निकल फ्रेटर्निटी यही बता रहे हैं। अमरदेव जी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आज के ट्रेड में क्या रख सकते हैं? और ऑफ कोर्स हमने अर्निंग्स पे भी बात की है, और खास करके मैं एलटीआई माइंट्री को एक बार लाना चाहता हूँ। इनलाइन सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, मार्जिन्स में थोड़ी एक्सपेंशन ज़रूर आई है। ऑफ कोर्स विप्रो का भी एक अप मूव देखने मिल सकता है, आईटी स्टॉक्स में अच्छी मूव आ सकती है, नैस्डैक अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से क्लोज हुआ है। ज़रा एलटीआई माइंट्री पे भी जो एक बार चर्चा कर लेते, वैल्यूएशंस थोड़े से क्वेश्चनेबल ज़रूर हैं, लेकिन अर्निंग्स उतना ख़राब नहीं था। तो अमरदेव सर ज़रा बताएं एलटीआई माइंट्री के टेक्निकल्स क्या लग रहे हैं? देखिए, एलटीआई माइंट्री के बारे में बात करूं तो क्लियरली ये जरूर है कि फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इट इज इन फॉर कंसोलिडेशन, बिकॉज इसमें एक रैली हम लोगों ने देखी थी फ्रॉम 4,000 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 5,200 लेवल्स। तो अभी फिलहाल इट इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट, और हायर लेवल्स हैं वो 5,400 5,500 का जो लेवल है वो एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मैं ये मानता हूं कि इट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग प्ले राइट नाउ 4,500 और 5,500 का एक जोन है इसमें ट्रेड करना, ट्रेडिंग रेंज। और यदि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखूं तो कहीं उसमें कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं दिख रहा है, मतलब एब्सेंस ऑफ ट्रेंड इज देयर, तो दैट शोज कि इट इज इन फॉर कंसोलिडेशन। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं इसमें होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, यदि और शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 47,4,800 विल द फर्स्ट जोन ऑफ सपोर्ट, बट मेजर है बिटवीन 4,500 and 5,500। सो इट्स गुड फ्रॉम अ ट्रेडिंग रेंज प्ले रादर देन ट्रेंड पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ट्रेंड इज डेफिनेटली मिसिंग इन दिस स्टॉक। एलटीआई माइंट्री को लेकर ये व्यू है, लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी सारडा। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज आपका फोकस कहां पर है शिवांगी, और क्या ट्रेड करने की आप सलाह देंगी? जी गुड मॉर्निंग अभिषेक। आज फोकस मेरी रहेगी सीजी पावर पे। ये एक ऐसा स्टॉक है जो हम देख रहे हैं कि काफी लंबे कंसोलिडेटिव बैंड से निकलते हुए दिख रहा है। पिछले 8 हफ्तों के एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, और एग्जैक्टली अपने 50 डेमा को सपोर्ट भी करते हुए दिखा है ये स्टॉक। कल के एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज का एक कंफर्मेशन है कि यहाँ प्राइस ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी नेक्स्ट 710 के टारगेट्स के लिए और 675 के एक स्टॉप लॉस के साथ। $675 का स्टॉप लॉस होगा सीजी पावर के लिए। शिवांगी, आज भी एक शेयर, मार्केट के मूड को देख के आप एक शेयर दे रही हैं, या फिर कोई और अच्छा ट्रेड निकला नहीं आज? जी बिल्कुल, फोकस काफी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में है, पर ऑफ कोर्स जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है, तो थोड़ा नजरिया यही रहेगा कि हम सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ ही जाए जो आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और मार्केट ओपनिंग के बाद जैसा मूड माहौल बनता है वैसे हमें ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये व्यू हो गया आपके लिए सीजी पावर को लेकर, लेकिन एचडीएफसी एएमसी को लेकर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, और ये शेयर हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर जाकर ट्रेड भी कर रहा है, और लगातार हमने देखा है कि जो एएमसी वाले स्टॉक्स हैं ना उसको लेकर कन्विक्शन बढ़ा है। अब ये शेयर चल बहुत गए हैं, तो उसमें अगर किसी को फ्रेश स्टॉक पिकिंग करनी हो तो एक दुविधा हो सकती है कि एचडीएफसी एएमसी चुने, यूटीआई एएमसी चुने, सबसे पुरानी एएमसी कंपनी देश की, या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, कहां पर बेट होना चाहिए? तपन जी, जरा उलझन को आप दूर कीजिए। 6,500 से ऊपर के टारगेट आए हैं एचडीएफसी एएमसी को लेकर ब्रोकरेजेस की तरफ से। इंटीक भी बुलिश है 6,200 के टारगेट के साथ। आप जरा बताएंगे कि किसी को अगर नया नजरिया बनाना हो, मतलब अगर किसी के पास है तब तो कोई चिंता की बात है नहीं, लेकिन किसी को नई खरीद करनी हो तो आपके हिसाब से अभी भी रिस्क रिवॉर्ड कहां पर बेहतर दिख रहे हैं?
जी अभिषेक जी देखिए, अगर आप एएमसी की बात करें, जैसे अपने लोग बहुत अच्छे चल गए और चलेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखो तो बहुत अच्छी रही है। अगर हम लोग ओवरऑल एचडीएफसी बैंक की बात, अरे सॉरी, एचडीएफसी एम्स की बात करें, यूटीआई और बाकी निपॉन, उन सब के ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है और आगे जाके स्कोप भी ज्यादा है, क्योंकि कैपिटल मार्केट का एक्सपेंशन भी काफी अच्छा हो रहा है। और यहाँ से जो एचडीएफसी एमसी ने बोला कि वो 19% का ऑलरेडी गाइडेंस दे रहे हैं 2026 के लिए। एयूएम ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगा, ऐसा वो बता रहे। ऑलरेडी जो कह सकते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे वो लोग काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स सेबी का इंटरफेरेंस हमेशा रहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम हो, तो वो हमेशा इम्पैक्ट रहेगा, वो रेगुलेटरी प्रॉब्लम रहेगा किसी भी एएमसी के पास, क्योंकि सेबी आप देखिए जैसे जैसे आगे जाते हैं वो रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जो इनका यील्ड है वो मेंटेन हो रहा है। और अगर यील्ड में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम उतना आ रहा है ना, एसआईपी जैसे आप देख रहे हैं 25,000 26,000 करोड़ की हर महीने हो रही है, तो वहां उनका काफी बेटर पोजीशन हो रहा है। डिजिटल वे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो भी फंड्स आ रहे हैं, अगर मैं एचडीएफसी एएमसी की बात करूँ तो एक्रॉस बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं और नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करो तो ऑफकोर्स सब बढ़ गए, अगर यूटीआई ले लो, निपॉन ले लो या एचडीएफसी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ यूटीआई एक मुझे काफी सस्ता लग रहा है और इतना भागा नहीं है कंपेयर टू एचडीएफसी, तो वो एक पहला पिक रहेगा। एचडीएफसी सेकंड रहेगा, लेकिन यहाँ आप थोड़ा एचडीएफसी थोड़ा वेट करके नीचे आता है तो आप पोजीशन ले सकते हो। बट ओवरऑल एएमसी आई थिंक इट्स इन गुड पोजीशन। होपफुली रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, देखते हैं इस बार। ठीक है, रिजल्ट्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। और कल देखिए, कल कमजोर बाजार में तीनों के तीनों शेयर हमने चलते हुए देखे और मोमेंटम इसके लिए अच्छा लग रहा है। एक और शेयर जो फोकस में रहेगा और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। हालांकि हमने देखा कि 1500 रुपए का लेवल तोड़ने के बाद लगातार ये प्रेशर में रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि भारत और यूके के बीच अगले हफ्ते एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, ये हो सकता है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है दोनों देशों के बीच में। मई में बातचीत पूरी हो चुकी है, तो ये बेनिफिशियरी होगा हमारे जो लिकर स्टॉक्स हैं उनके लिए, स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। 1400 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। अमरदेव जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। यूएसएल हमने खास कोई तेजी हाल फिलहाल तो नहीं देखी है, लेकिन ये खबर थोड़े ट्रिगर का काम कर सकती है। यूएसएल में कोई आप अपमूव देख रहे हैं शेयर में? देखिए, यूएसएल की बात करूं तो यूएसएल में जो एक रैली हुई थी उसके बाद तो एक कंसोलिडेशन ही फिलहाल दिख रहा है। 1600 1650 से करेंटली 1380 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट ये जरूर है कि जो एक बेरिश मोमेंटम था वो घट रहा है और देयर इज द स्टॉक इज ट्राइंग टू फाइंड अ कंसोलिडेशन। और यदि मैं इसे थोड़ा सा पीछे जाके देखता हूँ, फरवरी में देखता हूँ, तो फरवरी में इसने करीब 1276 1300 का एक लो बनाया था। उसके बाद वहीं से रैली शुरू हुई थी, जो रैली टुवर्ड्स 1640 1650 तक हम लोगों ने देखा था। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बट इसमें कोई रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वंस इट स्टार्ट सस्टेनिंग अबव द 1420 जोन। 1420 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, स्टार्ट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड है दैट इज मोर और लेस ओवर एंड वी कुड सी सम अपसाइड टुवर्ड्स 1500 लेवल्स। अदरवाइज ये स्टॉक में थोड़ी नरमी बनी रह सकती है यदि ये 1420 1430 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे इम्पोर्टेंट राय अमरदेव जी के तरफ से। धन्यवाद अमरदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े और अब पे इम्पोर्टेंट टेक्निकल न्यूज़ फ्लो और विजडम आपने हमारे साथ शेयर किया। लेकिन हमारा एक खास सेगमेंट है 9 के नवरत्न, जहाँ पे अशेषा जो है 9 इम्पैक्टफुल स्टॉक्स जहाँ पे एक्शन दिखेगा वो सारे लिस्ट लेके आए हैं। अशेषा, बताएं आज आपके लिस्ट में 9 के नवरत्न में क्या है? हाँ, तो सबसे पहले 9 के नवरत्न में आज विप्रो से ही शुरुआत करेंगे, जहां पर नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद। अनुमान के मुताबिक नतीजे थे, मुनाफा अनुमान से कम दिखा और मैनेजमेंट की कमेंट्री वो काफ़ी अच्छी थी, जिसके चलते 3% का पॉजिटिव अपटेक प्री ओपन में ऑलरेडी स्टॉक पर दिखा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से दिग्गज कंपनी एक्सिस बैंक के नतीजे आए जो काफ़ी कमज़ोर रहे। 6% का डाउन टिक प्री ओपन में, नतीजे कमज़ोर, अनुमान से कमज़ोर। एनआईआई
और मुनाफे में भी कमजोरी दिखी और ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया भी नेगेटिव ही निकल कर आया है। प्री ओपन में 6% की गिरावट एक्सिस बैंक पर दिखी है। इसके अलावा LTI माइंट्री की बात करेंगे, IT सेक्टर से इसके नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे, ज़्यादा कोई अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स भी निकल कर नहीं आए हैं। इंडियन होटल्स, इसके नतीजे भी ठीक ठाक, जहां पर ब्रॉडर टेंशन्स और फ्लाइट डिलेज के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट नतीजों पर दिखा। ARR, एवरेज रेवेन्यू पर रूम और रेवेन्यू पर पॉजिटिव रहे, जिसके चलते मिले जुले नतीजे इंडियन होटल से निकल कर आए। टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर थे। 1000 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा। मुनाफे में करीब 80% की गिरावट दिखी, तो कमज़ोर नतीजे। टाटा कम्युनिकेशन प्री ओपन में 2% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। लुपिन कंपनी को सर्टिफिकेशन मिला है TGA ऑस्ट्रेलिया से और पिथामपुर यूनिट को 4 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 483 के द्वारा, तो लुपिन इस स्टॉक पर नज़र रखे। टेक्सटाइल स्टॉक्स और इसके अलावा एल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर नज़र रहेगी। याद रखें, सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि इंडिया और UK के बीच FTA जल्द ही साइन होती हुई नजर आ सकती है, तो अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में ये साइन होती हुई नजर आएगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स और इसके अलावा टेक्सटाइल स्टॉक्स पर अपनी नज़र रखें। जियो फाइनेंशियल, इसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। AUM ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा रहा। प्रॉफिट ग्रोथ लो सिंगल डिजिट में था, जिसके चलते थोड़े से मिले जुले नतीजे जियो फाइनेंशियल उसके से निकल कर आए। इसके अलावा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक पर भी नज़र डालेंगे। कंपनी को फर्स्ट विंग असेंबलीज के लिए ऑर्डर मिला है L&T से, तो नए ऑर्डर विंस HAL के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। HAL पे तो नज़र ज़रूर रहने वाली है। शिवांगी, डिफेंस स्पेस पे ऑफ कोर्स देखिए थोड़ी सी फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो आ रही है। इंडिया ने सक्सेसफुली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक माइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि जो है PTI की रिपोर्ट्स आ रही है, उन्होंने सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया है। इजराइल भी लगभग 42 बिलियन शेकल्स अपने डिफेंस बजट में डाल रहे हैं और एक HAL की भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है। डिफेंस के खेमे में ऑफकोर्स थोड़ी कंसोलिडेशन पे गई हैं ये स्टॉक्स, लेकिन अगर पोजिशनली खेलना है या थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा, तो कौन सा डिफेंस स्टॉक शिवांगी आपको अच्छा लग रहा है, ज़रा बताएं। डिफेंस स्पेस में हमने देखा है कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। पिछले 8 हफ्तों से एक दायरेबंद रेंज में कामकाज कर रहा है ये पूरा ही क्षेत्र इनफैक्ट। बट इसमें ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज के चलते थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल टेक्निकली कोई प्राइस एक्शन के लिए हमें थोड़ा वेट वॉच करना चाहिए। HAL स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जब तक ये 4800 तक के ऊपर होल्ड कर रहा है तब ये बाय स्टैंड्स में बनते हुए दिखेगा और इस थोड़ी वीकनेस और देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, इस पे जो है ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट सिग्नल्स प्राइस एक्शंस अभी डिफेंस स्टॉक्स की तरफ नहीं आए हैं, लेकिन अगर कुछ अप मूव आता है तब इंपॉर्टेंट लेवल्स हम आपको बताएंगे और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अर्निंग्स की तो हम बहुत बात की है, लेकिन एक और अर्निंग्स था टाटा कम्युनिकेशंस का। यहाँ पे देखें तो बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। नेट प्रॉफिट में देखें तो 80% का गिरावट भी आया है, हालांकि एक फंडरेज अनाउंसमेंट भी आई है। हरीश, टाटा कम्युनिकेशंस की चार्ट एक बार लाते हैं। 1700 लेवल्स पे जो है क्लोजिंग था। आप थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि ओपनिंग जो है थोड़ी नेगेटिव साइड में देखने मिल सकती है। आप यहाँ पे लगता है कि और ज़्यादा सेलिंग आगे देखने को मिल सकता है। चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं ज़रा? शरद जी, अगर देखा जाए तो टाटा कम्युनिकेशन देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक रैली देखने मिल रहा है और वापस एक बार सपोर्ट के पास मूव हो रहा है स्टॉक प्राइस। आज के लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2% डाउन खुल सकता है, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रहा है और हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। जो 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके चलते हैं जो आ रहा है 1675 के अराउंड, 1680 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है ये लेवल से क्रूशियल लेवल रहेगा आज के लिए देखना चाहिए। अगर इसके यहाँ से आता है तो मुझे बाउंस बैक देखने मिल सकता है। मुझे इस चार्ट सेक्टर पे इतना ज्यादा वीकनेस नहीं नजर आ रहा है, तो लग रहा है कि अगर नीचे के लेवल डिप्स मिलता है 1675 1680 के लेवल, वहां पे एक बार फिर से बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1645 का। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है। ऊपर की ओर देखते तो रेजिस्टेंस मुझे 1850 1860 के अराउंड लग रहा है, तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में रैली। तो मुझे लग रहा है कि नीचे पे मिलता है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है स्टॉक में टाटा कम्युनिकेशंस में। ठीक है, नीचे अगर आए तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। आज कमजोर शुरुआत की ये संकेत दे रहा है, करीब 2% नीचे खुलेगा, लेकिन बाजार हम देख रहे हैं कि आज
मतलब एक तरफ आईटी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और बैंकिंग थोड़े से नीचे खींचने का काम करेंगे। जो प्री ओपन से संकेत मिल रहे हैं, एक्सिस बैंक आज का होगा बिग एक्सीडेंट, 6% की गिरावट खुलने के संकेत दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम हिट शेयर की बात करें तो विप्रो, जैसे कि इंडिकेशंस थे इसके एडीआर से, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट से, अमेरिका में जो लिस्टेड ये शेयर है 3% ऊपर था, 3% ऊपर ही प्री ओपन में आपको दिखाई देगा विप्रो का शेयर। तो आईटी से सपोर्ट और बैंकिंग से हम देख रहे हैं कि विरोध नीचे की तरफ। निफ्टी सिर्फ 3 अंक ऊपर खोलने के संकेत दे रहा है, 2.9, 0.01% नीचे ये निफ्टी की चाल रहेगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल की गिरावट के बाद आज फिर से 300 अंकों का झटका लगेगा, प्री ओपन से ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं। लेकिन क्या 56,500 का सपोर्ट निफ्टी बचा पाएगा या फिर इनिशियल झटके के बाद क्या लोअर लेवल से रिकवरी आएगी? बस इस सवाल के जवाब मिल जाएंगे अगले आपको 20 सेकंड में, जब बाजार की ओपनिंग होगी। उसके बाद अगले 15-20 मिनट काफी क्रूशियल होंगे। देखना होगा कि क्या एक्सिस बैंक के कमजोर सेंटिमेंट डेंट करेंगे आईसीआईसीआई बैंक को और एचडीएफसी बैंक को भी। ये प्रमुख सवाल आज के सत्र के लिए। तो आईटी ठीक, बैंकिंग कमजोर, और यही रहेगी आज बाजार की चाल। रिलायंस पर रहेगी आज शाम को नजर जब इसके नतीजे आएंगे। देखिए शुरुआत हो गई है और जो पहला जो टिक आए हैं वो मतलब उतने बुरे नहीं आए हैं जैसे प्री ओपन से मिले थे। निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे आपको फिलहाल दिखेगा। और निफ्टी की बात करें तो सपाट कारोबार 25,100 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की है और ये एक बढ़िया सपोर्ट लेवल भी है। हम निफ्टी की बात करें तो 25,000 से लेकर 25,100 ये सपोर्ट रेंज के तौर पर है। एक्सिस बैंक की जो शुरुआत हुई है वो करीब 5% आपको ये शेयर नीचे दिखेगा। लेकिन एक्सिस बैंक के दबाव में कोई बाकी शेयर ऐसे नहीं आ रहे हैं। एसबीआई कल ये चला तो आज थोड़ा सा नरम है, लेकिन नरमी कितनी है? सिर्फ 0.5% की। कोटक बैंक ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, 0.5% के आसपास की गिरावट हम कोटक बैंक में देख रहे हैं। और बाकी अगर आप बीएफएसआई सेगमेंट को देखेंगे तो जो कमजोरी है वो है बजाज फिनसर्व में, एसबीआई लाइफ में, लेकिन कमजोरी कोई ज्यादा खास नहीं है। अब आते हैं दूसरी साइड पर, तेजी वाले जो शेयर हैं। निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि ग्रीन निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है। विप्रो है 3.5% ऊपर नतीजों के चलते। जियो फाइनेंस इसके नंबर भी ठीक ठाक आए, 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आज आ जाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेटल में मूव अच्छा है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील आधे से 1% की तेजी पर ये कारोबार कर रहे हैं। और आईटी में आज इन्फोसिस भी बाजार को अपना सपोर्ट देने का काम कर रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट बनी है, फिर से बड़ी है और हम देख रहे हैं कि 56,500 की बेहद क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी बैंक आपको दिखेगा। 56,500 ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है तो गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है निफ्टी बैंक में। हालांकि कल जो नतीजे आएंगे वो उन पर दारोमदार काफी ज्यादा होगा। हालांकि शुरुआती जो अभी सत्र है उसमें आप देखेंगे कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा बेहतर दिखाई देगा। 1200 शेयर मजबूत हैं क्योंकि मिड कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर जरूर है। और करीब 950 शेयर जो हैं वो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। दिग्गजों में जो शेयर बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं उसमें आपको एलएनटी भी दिखेगा करीब 0.5% के गेंस के साथ। लेकिन जहां से प्रेशर बन रहा है एक्सिस बैंक के अलावा भारतीय एयरटेल करीब 1% के आसपास की गिरावट वहां पर है। एसबीआई में 0.5% गिरावट, कोटक बैंक में 0.5% की गिरावट। और अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो बीपीसीएल में कमजोरी है। वरुण बेवरेजेस 3-4 सत्र से चल रहा था, वरुण बेवरेजेस में 1% के आसपास की कमजोरी है। एचपीसीएल थोड़ा कमजोर दिखेगा क्योंकि क्रूड थोड़ा सा 1.5% ऊपर गया है, करीब $17 के आसपास की क्रूड के प्राइसेस हैं। लेकिन चढ़ने वाले शेयरों की सूची में आपको मेटल से सपोर्ट है। इंडियन होटल्स इसके नतीजे हालांकि थोड़े मिक्स्ड आए। शेयर हालांकि 1% ऊपर आपको ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी 20 अंक नीचे इस वक्त है, थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, देखते हैं कि क्या इसकी आगे की चाल होती है। आईटी ऊपर ले जा रहे हैं, बैंक नीचे खींच रहे हैं, बैंक का वेटेज ज्यादा है तो बाजार को चलने में मुश्किल आ रही है। निफ्टी बैंक आपको दिखेगा करीब 250 अंक नीचे। गिरने वाले शेयरों की सूची में आज आपको सीट दिखेगा, डाबर दिखेगा, करीब 1% के आसपास की गिरावट इन दोनों शेयरों में है। एंजल वन में कल हमने दिखा था कि मजबूती थी, डिस्पाइट वीक नंबर्स आज 1% के आसपास की नरमी। और कैपिटल गुड्स में हम देख रहे हैं कि कमजोरी है, कम्युनिस्ट इंडिया के शेयर में 1% की गिरावट पर यहां पर शुरुआत होती दिखी है। लेकिन विप्रो के अलावा जो शेयर तेजी से ऊपर जा रहे हैं, आप देखिए गार्डन रीच में करीब 2% के आसपास की तेजी है।
पॉलीकैब करीब 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। पॉलीकैब के भी नंबर्स आए थे। अजंता फार्मा, एरिस लाइफ, कुछ और शेयर हैं जहां पर आपको 1% के आसपास के मूव्स दिखेंगे। तो बाजार हम देख रहे हैं कि फिर से एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। एक बार इंडाइसेस की जरा चाल देखते हैं। विपरीत दिशा में तो दो सेक्टर आपको साफ तौर पर दिखेंगे। देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंकों का जो खेमा है करीब 1% नीचे आपको ये दिखेगा। निफ्टी बैंक आधे % नीचे, लेकिन मेटल में करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। आईटी में करीब चौथाई से लेकर आधे % के आसपास के मूव से। रियल एस्टेट शेयरों में भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। कल भी हमने देखा था कि रियल्टी वाला शेयर खेमा ऊपर था। निफ्टी ऑटो करीब चौथाई % की तेजी आज के सत्र में दिख रही है। तो अगर आप बैंकिंग को छोड़ दें तो कोई ऐसी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज बाजार में आज के लिए है नहीं। 250 अंक नीचे निफ्टी बैंक है और निफ्टी में चूंकि बैंकिंग का वेटेज ज्यादा है तो निफ्टी बैंक भी चल नहीं पा रहा है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है। 25,085 का स्तर आपको दिखेगा। 25 अंकों की हल्की से गिरावट फिलहाल आज के सत्र में देखने को मिल रही है। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और ये समझते हैं कि आपके लिए आकर्षक मौके ओपनिंग ट्रेड्स में बन कहां पर रहेंगे। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो ऑफ कोर्स ओपनिंग ट्रेड्स पे जो है हमारी नज़र रहने वाली है। और निफ्टी की बात करें तो 25,100 लेवल्स के नीचे है, बट ऑलमोस्ट फ्लैटिश मूव है। निफ्टी बैंक में ज़्यादा रिएक्शन जो है दिन की ट्रेड में देखने मिल रहा है। लेकिन हरीश, सबसे पहले आपके ओपनिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। शरद जी, अगर देखा है तो देखिए थोड़ा बहुत मेटल्स में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जहाँ पे JSW स्टील है एक अच्छा सा पैटर्न बना है और ट्रायंगल पैटर्न, उसका ब्रेकआउट भी दे चुका है और कंसोलिडेशन से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि JSW स्टील में बाय करने की राय रहेगी। ऊपर मुझे लग रहा है कि 1080 का टारगेट्स लेके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1010 का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का पैटर्न है और एक्सटेंड हो सकता है और भी प्रॉफिट ऊपर की ओर रैली, तो बाय करना चाहिए JSW स्टील। मेरा एक ही स्टॉक है अभी के लिए, तो JSW स्टील में बाय की राय है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट राय JSW स्टील की तरफ से टारगेट प्राइस 1080 का, स्टॉप लॉस देखिए 1010 का है। और मेटल स्पेस में जो है कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी अप मूव्स जो है देखने मिल रही है, तो मेटल काउंटर्स पे भी हमारी नज़र रहेगी। शिवांगी, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है मनप्पुरम, जो कि अपने पिछले 5 हफ्तों के कंसोलिडेटिव बैंड से अब लोअर बेस से सपोर्ट लेके काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली अपने 50 डेमा से हुआ है, तो काफी एक सस्टेनेबल मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे नजर आ रही है, तो 285 तक की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है 270 के एक क्लोज स्टॉप लॉस के साथ। मनप्पुरम फाइनेंस में जो है बाई की रेटिंग आई है और अभी देखिए स्टॉक में भी अप मूव आया है। शिवांगी ने बहुत अच्छा पिक किया स्टॉक में और अब देखिए डेज हाई लेवल्स पे है। वेरी नाइस स्पॉट शिवांगी। लेकिन हरीश, NBFC स्पेस से जो है ऑफ कोर्स थोड़ी फंडामेंटली मैंने चेक की कि एक अच्छी मूवमेंट आ रही है। ट्रांसमिशन जो रेट्स का गिरावट का वो धीरे धीरे दिखने मिल रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थोड़े दिन पहले। सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो थे काउंटर्स हॉट थे, अच्छी मोमेंटम आ रही थी। आपको NBFC स्पेस में कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं हरीश? और अगर लग रहे हैं तो कौन से स्टॉक्स रहेंगे? शरद जी, अगर देखा है तो देखिए NBFC में देखा है तो मेरे अगर स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स थोड़े नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहे हैं। उसमें एक रहेगा मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस में। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी एक कंसोलिडेशन से निकल चुका है। स्टॉक प्राइस लास्ट 2-3 दिन से रैली देखने मिल रहा था और दूसरा चीज है कि वॉल्यूम्स भी गेन हो रहे थे वहां पे भी। तो मुझे लग रहा है कि एक LIC हाउसिंग फाइनेंस के हिसाब से देख सकते हैं और मुझे लग रहा है कि रैली और एक्सटेंड हो सकती है ऊपर के और 725 के लेवल्स तक। और मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए LIC हाउसिंग में, और फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं बिल्कुल करंट लेवल्स पे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 620 का और होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स के लिए जाए तो 660 का पहले, बाद में 720 का नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस में NBFC की स्पेस से। ठीक है, ये व्यू LIC हाउसिंग के लिए। लेकिन आज आप देखिए M&M के शेयर में फिर से तेजी बढ़ी है और ये निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल है।
डिस्पाइट वीक मार्केट। और एमएनएम के साथ साथ कुछ और ऑटो शेयर आज ऊपर जा रहे हैं, जिसमें कि हीरो मोटो भी हैं और इसके अलावा आयशर में भी करीब आधे % के आसपास की तेजी पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखेगा। शिवांगी, ऑटो में आपकी पसंद क्या है? एक व्यू जरा एमएनएम पर दीजिए कि आप यहां से नेक्स्ट टारगेट क्या देख रही हैं। कल वीक शुरुआत हुई लेकिन बढ़िया रिबाउंड शेयर में आया और उस तेजी को आज शेयर ये बढ़ा रहा है। एमएनएम पर व्यू, और बाकी कोई अगर शेयर पसंद हो ऑटो बास्केट में तो इसका भी नाम आप ले सकती हैं। जी बिल्कुल, ऑटो क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि काफी कंसोलिडेटिव मूव रहा है। इनफैक्ट थोड़े हायर लेवल्स पे गिव अप करते हुए ही हमने देखा है हैवी वेट्स को। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव पिछले 2 दिनों से जरूर देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे फॉलो अप क्लियरली मिसिंग है। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। बेटर सेक्टर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे हमारी फोकस रहनी चाहिए आउट परफॉर्मर्स पे। ठीक है, ये व्यू आपके लिए। एमएनएम आप देखिए, ये 2 दिन में करीब करीब 3.5% के आसपास की तेजी हो गई है। एक और शेयर के बारे में जिक्र करना चाहेंगे जिसको लेकर ब्रोकरेजेस भी काफी अपबीट हैं, और वो है पॉलीकैब का शेयर। वायर और केबल सेगमेंट की ये कंपनी लीडर है और इसके जो नतीजा है वो बहुत दमदार लगे, क्योंकि रेवेन्यू में करीब 25% का उछाल आया। प्रॉफिट की बात करें तो 50% बढ़ा और मार्जिन भी कंपनी ने एक्सपेंड की है। तो ये हम लगातार इसको मोमेंटम में देख रहे हैं और 7,000 रुपए के लेवल को भी इसने पार कर लिया है। पॉलीकैब को लेकर हरीश जी जरा चार्ट चेक कीजिए। पॉलीकैब में यहां से आप कौन से लेवल देख रहे हैं और क्या फ्रेश एंट्री करनी है इसमें? अगर पॉलीकैब के स्टार्ट से देखते हैं, देखिए स्टॉक प्राइस एक अच्छा रैली दे रहा है लास्ट कुछ दिनों से, और कहीं पे भी रुकने का नॉर्मली इतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। तो स्टॉक प्राइस ग्रेजुअली एक अप ट्रेंड पकड़ के रखा हुआ है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि एक रैली और एक्सटेंड हो सकती है फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक प्राइस में ट्रेंड बन के रखा है, हर डिप में बाइंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर ट्रेंड एक्सटेंड हो सकता है और 7,200 तक भी मुझे लग रहा है कि लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और उसके ऊपर निकलता है तो जो प्रीवियस ऑल टाइम है था 7,600 का लेवल्स, वो भी टच कर सकता है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि रैली थोड़ा ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, तो फिलहाल के लिए मैं बाइंग अवॉइड करूंगा। और डिप्स मिलता है तो एटलीस्ट 6,700 के पास वहां पे एक बार फ्रेश बाइंग के लिए कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए। किसी के पास लॉन्ग है तो होल्ड रखना चाहिए अभी भी, क्योंकि जो भी अभी भी कोई क्लियर वीकनेस इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 7,200 और 7,600 के लेवल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में अपसाइड ट्रेंड। तो मैं बाय होल्ड की रिकमेंडेशन दूंगा। बाय थोड़ा डिप्स में आने के बाद बाय करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी सी रैली नीचे लेवल से देख चुके हैं हम लोग पॉलीकैब में। ठीक है, 6,700 के आसपास आए तो आप बाइंग कीजिए। किसी को अगर होल्ड करना है तो हरीश जी स्टॉप लॉस क्या लगाएं इसमें? अभिषेक देखिए, जैसे जो सपोर्ट में बताया था वही है सपोर्ट जोन भी 600 का ही। मुझे लग रहा है कि इसके नीचे जब तक नहीं फिसलता है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अप ट्रेंड ही रहेगा, तो 7,200 और 7,600 के लेवल से देखने में मिल सकता है। ठीक है, पॉलीकैब को लेकर ये व्यू। ये पॉलीकैब मतलब महीने भर में अगर आप देखेंगे तो 1,000 रुपए शेयर ने जोड़े हैं और करीब 17-18% ये शेयर चल चुका है और बेहतरीन रनअप इसने दिखा है। लेकिन अगर आपको नया लेना है थोड़ा सा वेट आज आप कर लीजिए। मार्केट जरा आप देखिए, क्योंकि आईटी इसको नीचे से सपोर्ट देने का थोड़ा सा काम तो कर रहा है, लेकिन चूंकि बैंकिंग का वेटेज ज्यादा है तो बैंकिंग शेयर थोड़े से भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब निफ्टी बैंक में जो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल टूटा है और वो है 56,500 का। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आज निफ्टी बैंक बंद होता है तो एक नेगेटिव संकेत आ जाएगा। हालांकि जो बड़े क्यूज आएंगे वो आएंगे कल के सत्र में, जब आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे इसके लिए आएंगे। लेकिन आज अगर हम ओपनिंग के खिलाड़ी की बात करें तो क्लियरली वो है विप्रो में जो तेजी है वो है 3.5% की, और इसके नतीजे आए थे अनुमान के मुताबिक। और विप्रो ने थोड़ी हमने देखा है कि बाजार को अपने बाकी आईटी शेयरों के सपोर्ट से संभालने की कोशिश कर रहा है। 3.5% ऊपर विप्रो का शेयर। हालांकि बाकी अगर हम आईटी शेयरों की बात करें तो मतलब कोई खास एक्साइटमेंट दिख नहीं रही है। इंडेक्स 0.25% ही ऊपर है और इन्फोसिस जो कि मजबूत खुला, लेकिन 1,600 रुपए के आसपास तक जाने के बाद वहां से थोड़ी सी नीचे आया है इन्फोसिस का शेयर।
तो आज का खिलाड़ी हो गया विप्रो। और ओपनिंग की अगर हम फिसड्डे की बात करें तो ओपनिंग का फिसड्डे एक्सिस बैंक है, 4.5% की गिरावट है नतीजों के चलते, और इसने प्रेशर बनाने का काम किया है बाजार पर। और अगर हम निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो आप कोटक बैंक के शेयर को भी देखेंगे कि आज ये गिरावट का शिकार हो रहा है। तो एक्सिस बैंक के साथ साथ जो भी प्राइवेट बैंकिंग के बड़े खिलाड़ी हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, ये नरमे के साथ दिखाई देंगे। और एक और बड़ा सरकारी बैंक जिसका वेटेज अच्छा है, 3.5-4% के आसपास का इंडेक्स में, करीब करीब आप अच्छा ये भी शेयर आपको गिरावट के साथ ही कारोबार करता दिखाई देगा। तो 7 शेयर अभी भी ऊपर है निफ्टी बैंक में 12 में से, लेकिन 5 जो कमजोर है उनका वेटेज अगर आप देखेंगे कुल मिला जुला के तो ऑलमोस्ट करीब 70% के आसपास का वेटेज हो जाता है। तो इसके चलते निफ्टी बैंक में वीकनेस हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। 350 अंकों की गिरावट कल की गिरावट के बाद। कल भी हमने 350 अंकों की नरमी देखी, आज फिर से 350 अंक और 56,500 का स्तर हम निफ्टी बैंक पर टूटते हुए देख रहे हैं फिलहाल आज के सत्र में। एक और शेयर पर व्यू लेते हैं। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशन इस वक्त वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है, 3.5% के आसपास की तेजी ये इस शेयर में हो गई है। पावर ग्रिड को लेकर एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे शिवांगी। पावर ग्रिड आज 1% के मूव हैं, काफी स्टेबल सा ये शेयर है, निवेशकों के लिए तो काफी फोकस में रहता है, लेकिन 300 रुपए के लेवल को फिर से अचीव किया है। हमने देखा था कि लगातार एक फॉलिंग जोन में था, आज फिर से 300 के ऊपर। पावर ग्रिड को लेकर व्यू क्या आएगा आपका? शिवांगी जी, आवाज आ रही है आपको? शायद हमारी आवाज शिवांगी तक नहीं पहुंच पा रही है। हरीश जी, पावर ग्रिड पर आप ही व्यू दीजिए। पावर ग्रिड शेयर कैसा लग रहा है आपको? कंसोलिडेट किया है थोड़ा सा ये? हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही बताया था। देखिए लास्ट कुछ दिनों से हमने करेक्शन देखने मिल रहा था पावर ग्रिड में। अभी फिलहाल फिर से एक बार स्टॉक प्राइस की रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। मुझे लग रहा है कि 305 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है जो 200 मूविंग एवरेज का है। इसके ऊपर स्टॉक प्राइस निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है फिर से एक बार 325 और 340 लेवल्स के तक। तो एक क्लियरली अभी मेकअप ब्रेक के आसपास ही स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 305 के ऊपर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए स्टॉक को, और उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से रैली शुरू हो सकती है वापस। तो मेरा बाइंग का अगर किसी को इसमें यही चीज है कि 305 के ऊपर एक बार बाइंग के लिए कोशिश करें, तब तक थोड़ा होल्ड करें क्योंकि 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस उसी के आसपास ही है। तो उसके ऊपर निकल जाते हैं मुझे लग रहा है कि 325 के बाद में 340 लेवल्स देखने मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो अगर किसी के ऊपर बाय करना है 305 के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 290 का और होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अपसाइड गिव टारगेट्स के लिए। पावर ग्रिड पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र रहेगी 300 के लेवल्स के ऊपर आ गई है, तो इस पर जो है ज़रूर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन कैपिटल गुड्स के सेगमेंट पे जो कल हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पे और भी वैल्यू देखने मिल सकता है एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज देखिए ABB इंडिया लगातार दूसरे दिन जो है बाइंग मोमेंटम देखने मिल रही है। और अब देखें तो कल ABB इंडिया के जो ग्लोबल आर्म है उन्होंने कहा था कि भारत की डिलीवरीज 9% गिरी और उन्हें बेसिस पे बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि आंकड़ा बड़ा रहेगा। तो आप देखिए कैपिटल गुड स्टॉक्स को लेके जो है एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। और डायरेक्टर साहब एक बार सीमेंट्स इंडिया की चार्ट भी फोकस करें। ABB इंडिया तो है ही डेज हाई पे है, और सीमेंट्स की जो ट्रेंड हमने पकड़ी थी, इन दोनों स्टॉक्स में देखिए बाइंग मोमेंटम में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। शिवांगी, कैपिटल गुड्स के खेमे में देखे दिन के ट्रेड में जो ABB इंडिया और सीमेंट्स, इन दोनों में अगर आपको कुछ पिक करना हो तो कौन सा करेंगे? और ऑफ कोर्स कल थर्मैक्स भी चल चुका था, स्टॉक 7% ऊपर था, आज थोड़ी सी कूल ऑफ ज़रूर दिख रही है इस काउंटर में। लेकिन शिवांगी, अगर आपको कैपिटल गुड स्पेस देखना होता खास करके MNC नेम्स पे, तो कौन से स्टॉक आपको जो है इंटरेस्टिंग लगते हैं आज? जी शरद, कैपिटल गुड स्पेस की अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, पर अभी भी मेरी कन्विक्शन यहाँ पे नहीं आ रही है बिकॉज फॉलो अप यहाँ पे क्लियरली मिसिंग है। थोड़ा और वेट एंड वॉच करेंगे इस सेक्टर में, जल्दबाजी ना करें और मोमेंटम में ही ट्रेड करें, वरना कंसोलिडेटिव फेज में फंस सकते हैं। वेट एंड वॉच रहेगी कैपिटल गुड्स में शिवांगी की राय, और ऑफ कोर्स मोमेंटम आता है और सस्टेन करता है तब जो है व्यूज़ आएंगे ज़रूर। लेकिन आज डेज हाई लेवल पे ABB इंडिया जो है मूवमेंट दे रहे हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स के अलावा अगर बाज़ार की बात करें तो एक हल्की सी
जो गैप डाउन ओपनिंग आया था यहाँ से हल्की सी कोशिश करे रिकवरी के लिए, लेकिन अभी भी बाजार लार्जली फ्लैट है और मूड शायद जो है आज दिन के ट्रेड में फ्लैट रह सकता है। लेकिन लास्ट 90 मिनट्स क्या मूव आता है, खास करके रिलायंस या बैंकिंग स्टॉक्स पे, उस पे नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन बस बैंकिंग और आईटी यही दोनों न्यूज़ फ्लोज जो है दो बड़े निफ्टी अर्निंग्स अभी इंडिसेस को मूव कर रहे हैं। और रिलायंस ऑफ कोर्स पॉजिटिव निशान में है और आज अहम नतीजे जो आने वाले हैं, पर ये मार्केट आज के बाद आएंगे। वही JSW स्टील पे भी एक बार नज़र डालें तो इनके भी नतीजे जस्ट आफ्टर 3:30 PM आने वाले हैं, तो अभी कोई निफ्टी अर्निंग्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स इसमें देख सकते हैं मोमेंटम, और कल ICICI बैंक और HDFC बैंक के नतीजे आएंगे। अभिषेक, वेटेज बहुत ज़्यादा होगा जहाँ तक हमें पता है, हमारी रिसर्च टीम ने वेटेज भी निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीकेंड अर्निंग्स ट्रैक करने के लिए। और शरद देखिए, निश्चित तौर पर हम सोमवार को भी ये चर्चा कर रहे थे कि अर्निंग के लिहाज से ये पूरा का पूरा हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस पूरे हफ्ते को अगर देखें, कुछ नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन 38% वेटेज के नतीजे आने वाले थे। और आप देखेंगे कि अब ये वेटेज वाला जो फैक्टर है ना, हम कई बार चर्चा भी करते हैं, कम से कम निफ्टी बैंक को लेकर ना कुछ किया जाना चाहिए। अब 2 शेयरों का वेटेज अगर 55% से अगर ऊपर हो जाए ना तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और देखिए, इन चीज़ों का ना जो ये जेन स्ट्रीट वाला जो मामला है ना, फिर प्रेडिक्ट करना ईजी हो जाता है। आपको पता होता है कि किस स्टॉक पर, 2 स्टॉक पर आप फोकस करके चलिए, फिर मतलब मैनिपुलेशन वाली चीज़ें निकल के आई हैं। तो हम एक बार फिर से गुजारिश करेंगे और ये दरख्वास्त करेंगे एक्सचेंजेस से, मार्केट रेगुलेटर सेबी से, कि ये लिमिट करे। मतलब मुझे लगता नहीं कि 15% से ज़्यादा किसी एक स्टॉक का वेटेज होना चाहिए। आप देखिए, निफ्टी बैंक में ये वेटेज का खेल तो ही, निफ्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो आज जो रिलायंस का वेटेज है वो करीब 9% के आसपास का है। आप उसमें अगर HDFC बैंक के अगर वेटेज की बात करें, वो आप देखिए करीब 13-13.25% है। ICICI बैंक का वेटेज भी करीब 9% के आसपास का है। JSW स्टील हालांकि वेटेज 1% से कम का है। लेकिन आज के बाद अब सोमवार का जो सत्र होगा ना, वो बड़ा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि 1/3 जो अर्निंग्स होंगी उसके दम पर बाजार रिएक्ट करेंगे। गैप अप, गैप डाउन, वो तो सोमवार को पता चलेगा। कल मतलब नतीजे आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि बाजार के मूव्स क्या होने वाले हैं। लेकिन बड़ा क्रूशियल ये वीकेंड है और इसीलिए हम कह रहे थे कि इंडेक्स को आप बल्कि छोड़ दीजिए, मत ट्रेड कीजिए। ये वोलेटिलिटी लेकर, एक दिन की अनिश्चितता को लेकर, ओवरनाइट लेकर ट्रेड क्यों जाना, लाइट रहिए। और हम ये भी कह रहे हैं कि बाय राइट सिट टाइट, ये निवेशकों के लिए फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। लेकिन आज जो ट्रेडर्स के लिए रणनीति है वो है कि स्टे लाइट इन द मार्केट। और ये आप देखिए नतीजों के लिहाज से कितना क्रूशियल है, क्योंकि अब तक जो नतीजे आए हैं 4 कमजोर है 3 अनुमान के मुताबिक है निफ्टी के। 4 नतीजे और आ जाएंगे, 7 और 4 11, तो बाजार उन पर रिएक्शन देगा। इसलिए सोमवार का जो सत्र होगा ना शरद, बहुत ज्यादा क्रूशियल बाजार के लिए होगा। और ये वीकेंड बाजार की दिशा, कंसोलिडेशन अब तक हमने देखा है, लेकिन अब कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा बाजार, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे एक ब्रेकडाउन के लिए आप तैयार रहिए। 25,000 का लेवल फिलहाल हम देख रहे हैं कि सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन अगर नतीजे ठीक नहीं आते हैं तो इसको भी हम देखेंगे टूटते हुए। और सेंटिमेंट थोड़े से नतीजों के फ्रंट पर वीक जरूर लग रहे हैं शरद। सेंटिमेंट्स जो हैं वीक या मिक्स्ड देखने ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह बाजार प्रोग्रेस करता है दिन के ट्रेड में, उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि एज अ ट्रेडर आप स्टे लाइट, और ऑफ कोर्स आज फ्राइडे भी है तो क्यों नहीं लाइट रहें। एंड ऑफ कोर्स सैटरडे संडे कोई क्रिकेट मैचेस हैं कि इस बार एक ब्रेक है? मैं एक्चुअली ट्रैक नहीं कर रहा था, चौथा टेस्ट का शुरू होने वाला है कि एक ब्रेक देने वाले हैं? नहीं, चौथे टेस्ट में थोड़ा लंबा ब्रेक है शरद, मुझे डेट तो याद नहीं है, बट ठीक ठाक ब्रेक मिल गया है। तो थोड़ा सा ना क्रिकेट मैचेस वगैरह भी नहीं है। बाकी वीकेंड एंजॉय करने के लिए तमाम चीज़ें हैं। मुंबई में तो मुझे लगता है मानसून भी अच्छी रफ्तार से चल रहा है। बताइए आपके क्या प्लान है वीकेंड के? बिल्कुल, शायद वीकेंड के प्लान्स में अगर बात करें तो शायद लोनावला जाके देख सकते हैं कि कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं है, तो शायद एक बार थोड़ा आसपास घूम ले मुंबई के सामने। अगर आप NCR रीजन में भी तो वीकेंड गेटवेज बहुत होते होंगे अभिषेक, तो क्या क्या एरियाज हैं वहाँ पे? शरद देखिए, यहाँ पर अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो मतलब बहुत सारी चीज़ें तो हैं, बट ये है कि हाँ मतलब 4-5 घंटे कम से कम यहाँ से डिस्टेंस है। मतलब
5 घंटे की दूरी पे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पर। राजस्थान में बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, आप उत्तराखंड में जा सकते हैं, ऋषिकेश वगैरह जा सकते हैं, तो हैं डेस्टिनेशंस। लेकिन ये है कि हाँ, शहर के अंदर अगर हम बात करें तो या तो आप कैफ़े जाइए, मॉल जाइए, ऐसी कोई वैसी, या फिर किसी को अगर मॉन्यूमेंट्स घूमने हो तो वहाँ लोग जा सकते हैं। लाल किला है, कुतुब मीनार है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं। बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है इस मामले में मुंबई थोड़ी सी रिच है, स्पेशली अगर हम मानसून के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। जी बिल्कुल, मानसून अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मानसून में तो शायद आपके ओपिनियंस चेंज हो जाएंगे। लेकिन चलिए, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत सर, आपके क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स? शुभ प्रभात शरद जी। आज के टेक्निकल पिक्स में मैं सजेस्ट करना चाहूँगा हीरो मोटो को। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिनों का अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिल गया है और अभी ये स्टॉक अपने 200 DMA लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म एक अच्छा खासा रिबाउंड हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ओवरऑल चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि अराउंड 4200 का 4250 का स्टॉप लॉस रखें तो फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से स्टॉक 4500 लेवल्स को टच कर सकता है कि जो कि हमारा पहला टारगेट है। और वहीं पर अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं तो एनसीसी काफी बेहतर लग रहा है। तो एनसीसी में हमें एक शॉर्ट टर्म कंजेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पे। तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ एनसीसी को बाय किया जा सकता है और यहाँ पे जो अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 242 तक के दिखाई दे रहे हैं। इसी पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 230 के लेवल्स जो है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। शिवांगी, जाते जाते आपके कोई टेक्निकल पिक्स रहने वाले हैं? बिल्कुल, मार्केट में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेटिव फेज में ही कामकाज कर रही है। सिलेक्टिव पॉकेट्स में बाइंग हो रही है। कुछ आईटी मेटल स्पेस में आज हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। तो इन पे फोकस रहना चाहिए, बट ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते हुए ही ट्रेड करें बाजार में, क्योंकि ओवरऑल माहौल जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड का ही बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, माहौल थोड़ा सा रेंज बाउंड है और इस बात के पूरे आसार थे। ऐसा नहीं कि बाजार में कोई अनएक्सपेक्टेड मूव है। हम चर्चा कर भी रहे थे कि आज भी एक कंसोलिडेशन वाला फेज ही होगा बाजार के लिए। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर आया है लोअर लेवल से और गिरावट जो है 300 अंकों के आसपास की है। 56,500 ये बहुत क्रूशियल है, आज के क्लोजिंग बेसिस पर देखना होगा इस लेवल को। हालांकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे ना तो उतना मतलब आपको कोई निराशा नहीं दिखेगी। 1362 शेयर मजबूत हैं, 1040 शेयर कमजोर हैं। तो ज्यादातर जो शेयर है ना वो मजबूती वाले ही आज के सत्र में आपको दिखाई देंगे। विप्रो की अगुवाई में आरटी शेयर थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बैंकिंग का वेट ज्यादा है तो निफ्टी आपको करीब 50 अंक नीचे दिखेगा, लेकिन 25,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश आज के सत्र में होती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए कुछ और जरा शेयरों की जरा बातचीत करते हैं। और एक शेयर आज हम देखें कि डिलीवरी में पोजीशंस अच्छी बन रही है, बाइंग हो रही है। काफी टाइम के बाद हम डिलीवरी के शेयर की बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, डिलीवरी इसका जरा आप चार्ट चेक करके बताएंगे कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइड ही ट्रेड कर रहा है। कई दिनों से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर मेंटेन है। 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला था 420 के ऊपर। देन आफ्टर कंसिस्टेंट ये स्टॉक ऑफ साइड के मोमेंटम के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बढ़त देखने को मिल सकती है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 450। और जो इमीडिएट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल हमें 418 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 418 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें अपसाइड के मोमेंटम इंटेक्ट रहेंगे और यहाँ से ये स्टॉक 450 के लेवल को टच कर सकता है। तो 50 तक के लेवल को टच कर सकता है पॉली कैब का शेयर और डिलीवरी का शेयर। और पिछले 2-3 सत्र से हम देख रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे करके मोमेंटम फिर से बिल्ड हो रहा है। लेकिन एक शेयर जिसमें हमने देखा था कि एक तेज उछाल आया था सीएट में, अब ऊपरी स्तरों से धीरे धीरे शेयर ये गिरावट के संकेत भी दे रहा है। 3900 तक शेयर गया और वहां से हम देख रहे हैं कि अब ये गिर के आ गया है 3800 रुपए के नीचे। सीएट आज भी इसमें 2% के आसपास का क्रैक
आपको दिखेगा। तपन जी, सीट को लेकर क्या व्यू है? काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है, हालांकि हमने देखा कि 2,500 रुपए के नीचे शेयर गया था, वहां से बाइंग अच्छी आई थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिख रहा है शेयर पर। क्या व्यू होगा आपका सीट को लेकर? देखिए, उनका जो रिजल्ट आया ना वो इतना कुछ खास नहीं था एंड ओवरऑल प्रेशर देखो जिस तरह से मार्जिन्स आए और पैट भी काफी ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। अगर ऑफ कोर्स वो रेवेन्यू कुछ बोल रहे कुछ 8 to 10% का वो गाइडेंस दे रहे आगे जाके बढ़ेगा, ग्रॉस मार्जिन कुछ 40% के आसपास बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह से ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो वो मुझे थोड़ा यहाँ दिक्कत लग रही है। ऑफ कोर्स एक्चुअली ऑयल प्राइसेस नीचे है तो मार्जिन में थोड़ा इतना भी प्रेशर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस ही कम है। ओके, तो क्योंकि उनका मेन प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ऑयल ही होता है, तो वो एक प्रॉब्लम लग रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑलमोस्ट 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, इबिटा मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है। सीएट एक्चुअली ऑफलेट थोड़ा बढ़ भी गया था, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इनका जो गाइडेंस दे रहे उस तरह से आगे किस तरह से डिमांड है कि वो है, हाँ वो गाइडेंस में बोल रहे हैं कि ईवी डिमांड काफी हद तक ना उनको उनके पोर्टफोलियो को ग्रो करेगी आगे जाके और एक्सपोर्ट मार्केट भी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि ये स्टॉक बढ़ा है और रिजल्ट थोड़ा ऐसा है, तो आई थिंक आई करंटली तो वेट एंड वॉच करेंगे। अभी आपके पास है तो होल्ड कर सकते, लेकिन नई बाइंग में यहाँ रेकमेंड नहीं करूंगा। नहीं आई है तपन की तरफ से, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं बता दूं कि जो एक्सपेक्टेशंस था बाजार का कि टायर स्टॉक्स पे जो है बेनिफिट आएगा, जो क्रूड की गिरावट आई है 2-3 महीने के लैग से आती है, इस बार नहीं देखने मिली है, बाजार को सरप्राइज कर दिया है। इंटरेस्टिंगली कि ये रीज़न है कि अपने इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स को ही चेंज कर दिया है, तो जो बेनिफिट इनको आना चाहिए था इस क्वार्टर वो दिखने नहीं मिल रहा था। तो ऑफकोर्स ये एक एडिशनल पॉइंट है जो हम इस पर नज़र डालेंगे। लेकिन स्टॉक जो है देखें आज जो है गिरावट पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 2.5% की गिरावट है, 3,765 लेवल्स पे करंटली ट्रेड कर रहा है। आप लक्ष्मीकांत जी, ऑटो एंसिलरी स्पेस में जो है बात करें कि सीएट के तो नतीजे आ गए हैं, इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में देखें कि वहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने मिली थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, और आज भी देखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स वॉलेटाइल है, एक छोटे रेंज पे फंसा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ 2 दिन के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखने मिल रही है। पोजिशनली क्या लगता है आपको, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में अभी भी अपमूव एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है? या जिस तरीके से कल के ब्रेक थ्रू देखने को मिले थे और जिसने अपने 200 डीएमए लेवल को सरपास किया था, तो लग तो रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2815 के ऊपर। अगर उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग होती है देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मूव इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ से फिर ये अच्छे खासे ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट ट्रिगर आ रहे हैं, अगर ये 2820 के ऊपर 815 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो देन हमें 3150 के भी लेवल्स बालकृष्ण इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ब्रेक थ्रू मिलता है 2820 के ऊपर देन डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। और वहीं पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक बुलिश क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है 20 और 50 डीएमए का, जो कि हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 2560 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहाँ इस स्टॉप लॉस के साथ एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट होता दिखाई दे रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री में। और अगर ये 2820 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन आफ्टर हमें ये स्टॉक 3150 तक दिखाई दे सकता है। इंडस्ट्रीज पे जो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स पे नज़र ज़रूर रखें, एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंगली जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके लेवल्स के आसपास है, तो क्या ये ब्रेकआउट एक्चुअली सस्टेन करता है उस पर भी हमारी नज़र ज़रूर होगी। लेकिन इसके अलावा तपन आपसे सवाल रहेगा, टाटा स्टील को लेके जो है ऑफ कोर्स अर्निंग्स आया नहीं, और थोड़े देर पहले देखें तो टाटा स्टील के लगभग 19 लाख शेयर्स की ब्लॉक भी मूव करनी हुई है, और देखिए स्टॉक जो है डेज हाई लेवल पे है, ऑलमोस्ट 1.3% ऊपर है। मेटल स्पेस पे जो है थोड़े बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है, और चाइना जिस तरह मैक्रो डेटा आ रहा है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखने मिल रही है। आपको लगता है कि अगर प्राइसिंग थोड़ा स्टेबल होता है तो स्टील स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, खास करके टाटा स्टील पे? किस तरह आप फंडामेंटली देख रहे हैं स्टील स्पेस को तपन? फंडामेंटली शरद जी देखिए टाटा स्टील एक अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि देखो अगर डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी रही थी इस बार स्टील में, अगर हम लोग बात भी करें कि इस तरह का प्रॉफिट, इस बार का प्रॉफिट लग रहा है कि बहुत अच्छा आएगा उनका। ऑफ कोर्स
उन्होंने बात की है कि गाइडेंस भी दिया है कि हम लोग 7% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, और बातें चल रही है कि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 15,000 करोड़ के आसपास इस साल होगा। ऑफ कोर्स उनके जो प्लांट है वो ऑलरेडी सेट है, और क्योंकि स्टील की डिमांड थोड़ी बढ़ी और ऊपर से चाइना में भी थोड़ा उससे भी इम्पैक्ट आ रहा है। चाइना देखिए अगर बात करें तो स्टील में हमेशा डंपिंग करता है, तो वहां थोड़ा एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से थोड़ा वहां कम हुआ है। और बात कर रहे हैं कि वहां भी पॉलिसी चेंजेस की वजह से वहां थोड़ी डिमांड बढ़ेगी चाइना में, तो ये अगर देखे तो ये थोड़े पॉजिटिव है स्टील सेक्टर के लिए। ऑफकोर्स टाटा स्टील के सबसे जो कहते हैं पेन पॉइंट होता है वो यूरोपियन बिजनेस जो उनका है, और वो उसका लॉसेस है वो अभी नैरो हो रहा है और आगे जाके और नैरो होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा इंपैक्ट हो रहा था। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर वो थोड़ा नीचे आता है और इस तरह का जो इस बार का डिमांड है, तो शायद ये क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े अच्छे रहे। लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी अगर आपने देखो तो एक रेंज में घूमता है, 170 180 जाता है फिर वापस नीचे आया। तो मैं कभी भी टाटा स्टील को ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं लॉन्ग टर्म में कभी बोलूंगा नहीं। आप शॉर्ट टर्म प्ले कर सकते हो, एंट्री एग्जिट आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन हाँ क्योंकि ये वॉलेटाइल बिजनेस, आप प्रॉफिटेबिलिटी आप देख कभी लॉस में जाएगा कभी प्रॉफिट में जाएगा, तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म वे। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव लग रहा है, और यूरोपियन ऑपरेशन जो स्टेबल है वो एक प्लस पॉइंट है, प्लस स्टील की डिमांड। सो दैट इज माय पॉइंट। ओह जी बिल्कुल, टाटा स्टील पे नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन याद रखिए आयरन और प्राइजेस भी दूसरी तरफ चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक टाइप से रॉ मटेरियल होता है आपके स्टील कंपनीज़ के लिए, तो उस पर भी नज़र ज़रूर रखेंगे। बाज़ार भी देखिए तो डेज़ लो पे है, 25,000 के लेवल्स पे आसपास है, 25,030 पे आया है, ऑलमोस्ट 81 पॉइंट्स का कट देखने मिला। वही निफ्टी बैंक पे भी एक बार नज़र डालते हैं तो यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं गिरावट बनी हुई है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद कोई रिकवरी, कोई सस्टेन रिकवरी देखने नहीं मिल रही है, 56,700 लेवल्स पे है। लेकिन अर्निंग स्पेसिफिक जो है ज़्यादा मूव होने वाला है इस पूरे वीकेंड में, मंडे में, तो हम अर्निंग स्पेसिफिक डिस्कशन रखते हैं। और ख़ास कर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज अपने पहले तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजे कैसे रहेंगे अनुमान बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ी है। आशीषा, रिलायंस के नतीजे पहले बताएं, क्या अनुमान रहने वाला है? बिल्कुल, तो मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज से इस तिमाही में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ की बात करें तो नेट रेवेन्यू 2,45,700 करोड़ के आसपास आएगा, जो करीब 6% की गिरावट होगी सीक्वेंशियल बेसिस पर। लेकिन टॉप लाइन डी ग्रोथ के अलावा बॉटम लाइन की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिटा 2% से ग्रो होती हुई नजर आ सकती है, और मार्जिन एक्सपेंशन भी स्ट्रीट पेंसिल इन कर रहा है। एबिटा मार्जिन 18.3% पर आ सकते हैं वर्सेस 16.8% जो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर FY25 में रिपोर्ट किए थे। लेकिन इसके अलावा सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो याद रखें रिटेल सेगमेंट के परफॉर्मेंस में इस तिमाही में कमजोरी नज़र आ सकती है। लेकिन रिटेल के अलावा डिजिटल सेगमेंट की बात करें या O2C केमिकल्स, ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर तेज़ी नज़र आएगी। ऑयल टू केमिकल बिजनेस के एबिटा में करीब 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। याद रखें मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते O2C एबिटा बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा डिजिटल सेगमेंट की बात करें तो इसके एबिटा में भी करीब 4 से 5% की बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है। याद रखें टेलीकॉम बिजनेस यानी रिलायंस जियो के टेलीकॉम आर्म में कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे पिछले तिमाही में, जिसका पूरा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखेगा, जिसके चलते करीब 4% की बढ़ोतरी डिजिटल बिजनेस के एबिटा में एक्सपेक्टेड है। तो हाँ, ऑल इन ऑल रेवेन्यू डी ग्रोथ होगा, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन और एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। लेकिन जो 75,000 करोड़ का न्यू एनर्जी बिजनेस में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल कर आती है, और रिटेल सेगमेंट में स्टोर एडिशन प्लान्स क्या रहेंगे, उस पर सबकी नज़र रहेगी। बिल्कुल, रिलायंस पे तो फोकस ज़रूर रहेगा, लेकिन ये टेलीकॉम आर्म जियो उस पर भी नज़र रहेगी। उसके कैसे प्रदर्शन रहेंगे, उसके क्या एस्टिमेट्स हैं, बताएं आशीषा। नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। 31,100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आता हुआ नजर आएगा, जो करीब 4% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन्स भी एक स्टेडी रहेंगे, 53% के आसपास मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है। लेकिन याद रखें कोई भी टेलीकॉम काउंटर इंक्लूडिंग रिलायंस जियो, उसके लिए एक कॉमन और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र या ARPU। पिछली तिमाही में 206 रुपये के आसपास आया था, इस तिमाही में 210 रुपये
के आसपास आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो करीब 2 से 3% का ग्रोथ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इस मैट्रिक पर दिखेगा। इसके अलावा सब्सक्राइबर एडिशन की बात करें तो पिछली तिमाही में करीब 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंपनी ने ऐड किए थे और इस तिमाही में करीब 9 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स कंपनी ऐड करेगी, ऐसे अनुमान है। मैनेजमेंट की कमेंट्री टैरिफ हाइक्स को क्या निकल कर आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। हाल फिलहाल में कुछ टैरिफ हाइक्स किए गए हैं, लेकिन आगे चलकर अगले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह के टैरिफ हाइक्स होंगे इंडस्ट्री वाइड और रिलायंस जियो के लिए, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल रिलायंस जियो के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। अच्छे रहने की उम्मीद है रिलायंस जियो के नतीजे। हालांकि मार्जिन पर हम थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं और कोई बहुत बड़े सरप्राइज की आपको उम्मीद करनी नहीं चाहिए। आरपू जिसको कंपनियां लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो बढ़ के 210 रुपये हो सकता है रिलायंस जियो के लिए। लेकिन आज अगर हम रिलायंस जियो के साथ साथ मतलब रिलायंस के साथ अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल को, तो भारतीय एयरटेल में गिरावट है करीब करीब 1.5% के आसपास की। नतीजे भारतीय एयरटेल के आने वाले हैं 5 अगस्त को, अभी तो काफ़ी दिन बाकी है, लेकिन 2050 रुपए के आसपास तक शेयर गया और अभी गिर के आ गया है 1900 रुपए पर। तपन जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। भारतीय एयरटेल मतलब अनडाउटेडली ऑपरेशंस काफी मजबूत, पेरेंटेज को लेकर दिक्कत नहीं। हालांकि मैं एक चीज देख रहा था कि पिछले 3-4 तिमाहियों से आय धीरे धीरे करके इनकी नीचे आ रही है। आप जरा बताएंगे कि भारतीय एयरटेल को आप कैसे असेस करते हैं, और यहां से मान लीजिए शेयर को अगर चलना है तो आपके हिसाब से की ट्रिगर्स क्या होंगे भारतीय एयरटेल के लिए? जी अभिषेक जी, देखिए अगर हम लोग भारतीय एयरटेल की आरपू की बात करें तो आरपू आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 230 के ऊपर है, तो ऑलमोस्ट 10% का गैप है अगर जियो का आरपू देखे और भारती का आरपू देखे। और प्लस उनका जो जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, काफी हद तक बड़ा एक्सपेंशन वो प्लान कर रहे हैं, खास करके 5G में हर एक जगह जा रहे हैं। तो मोबाइल ब्रॉडबैंड वो बहुत ही वहाँ एक अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो अगर आप सब्सक्राइबर एडिशन की बात करें तो वो जियो से सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आरपू ग्रो होता है और रेवेन्यू मार्केट से ऑलमोस्ट अभी अगर बात करें तो मेरे हिसाब से वो अराउंड 26-27% से ज्यादा है। लेट्स सी कि वहां भी अगर कुछ ग्रोथ है तो उनको फायदा हो, लेकिन स्टॉक जो है ना काफी बढ़ चुका है। अगर इबिटा मार्जिन को 6-7% से इस क्वार्टर बढ़ सकता है। कैपेक्स के वजह से थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बड़ा कैपेक्स है, छोटा कैपेक्स नहीं है। और जिस तरह से वोडाफोन आइडिया ने परफॉर्म किया तो काफी हमने शिफ्ट देखा है भारतीय एयरटेल आई थिंक पिछले 3 साल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35% CAGR से रिटर्न दिया है। तो किसी भी तरह से हम लोग ये नहीं बोल सकते सस्ता शेयर है, सस्ता तो है ही नहीं, वैल्यूएशन थोड़े हाई है, लेकिन वो ग्रोथ दे रहा है इसलिए है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक किसी को अगर यहाँ पोजीशन बनाई थी 1900 के आसपास थोड़ा और नीचे आए फिर आप सोच सकते हो। और रिजल्ट तो होगा, तो रिजल्ट में इस बार थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द कैपेक्स भी बढ़ रहा है एंड जो आरपू था वो भी स्टेबल हो रहा है। अभी नेक्स्ट हाइक जो आने वाला आई थिंक 3-4 महीने में आएगा, वो जो हाइक होगा ना वहां से आई थिंक एक बड़ा जंप आ सकता है। तो ये क्वार्टर मुझे मिक्स बैक लग रहा है, तो यहां से आप 1900 के आसपास से आप एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू। भारतीय एयरटेल के बारे में आपको बता दें कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो है ऑलमोस्ट 40% का, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन एक कंसर्न हो सकता है, कमाई करा के दी है, देखते हैं कि इसके नतीजे कैसे आते हैं, उसके बाद की फिर चाल डिसाइड होगी। लेकिन चूंकि नतीजों के लिहाज से ये बहुत ही क्रूशियल हफ्ता है, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो ट्रेडर्स के लिए सलाह यह है कि ट्रेड राइट और स्टे लाइट, बाजार में हल्का रहें, सही ट्रेड करें। और निवेशकों के लिए पुरानी जो थियरी है कि बाय राइट से टाइट, सही खरीदें और निवेशित रहें, बैठे रहें, ये आपके लिए रिकमेंडेशन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे साथ अगला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और वजह से होगा, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पर गेस्ट एडिटर के तौर पर जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज। कौन है, आइए उसकी झलक देख लेते हैं।